हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जब अनिका उस लॉकर रूम के अंदर गई तब उसे एहसास हुआ कि वो कोई मामूली लॉकर रूम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। कम से कम 5000 स्क्वायर फीट की ये लाइब्रेरी काफ़ी शानदार तरीके से मेंटेन की गई थी। लाइब्रेरी के अंदर सब कुछ डिजिटल था। बड़े से लाइब्रेरी हॉल के बीचों बीच सीटिंग अरेंजमेंट की गई थी, जहाँ पर कई लोग बैठकर बड़ी ही शांति से अपनी अपनी किताबें पढ़ रहे थे। अनिका ने सोचा नहीं था, जिसे बाहर से वो एक सीधा साधा लॉकर रूम समझ रही थी, वो अंदर से इतनी बड़ी लाइब्रेरी हो सकती है, जहाँ पर कई लोग बैठकर या तो पढ़ाई कर रहे थे या तो रिसर्च वर्क कर रहे थे। उस बड़े से स्क्वायर शेप के कमरे में चारों ओर दीवारों पर बड़े बड़े शेल्फ बने हुए थे, जिन शेल्फ में किताबें और फाइलें रखी गई थी। ये वो किताबें और फाइलें थी जो आम स्टूडेंट्स के एक्सेस के बाहर थी। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को भी इस लाइब्रेरी में आने का एक्सेस नहीं था। इस लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ वो चुनिंदा लोग आ सकते थे जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में पीएचडी या डबल पीएचडी की हो और इस वक्त किसी खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों। जब अनिका ने लाइब्रेरी में चारों ओर देखा तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि लाइब्रेरी में काफ़ी कम स्टूडेंट्स थे। वो स्टूडेंट्स ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, जिन्हें ग्रेजुएशन के दौरान अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में गोल्ड मेडल मिला हो। अनिका जानती थी कि इस लाइब्रेरी में 004 नंबर की फ़ाइल आर्काइव से ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला था, मगर अनिका के पास यही एक आखिरी मौका था 004 नंबर की फ़ाइल तक पहुंचने का। अनिका ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि बहुत जल्द अगर किसी की नज़र अनिका पर पड़ी तो वो पकड़ी जा सकती थी। इसलिए अनिका जल्द से जल्द स्वाति मल्होत्रा के छुपाई हुई फ़ाइल लेकर वहाँ से जाना चाहती थी। मगर अब सवाल ये था कि आखिर वो फ़ाइल थी कहाँ। पर ना सिर्फ वो फाइल बल्कि आसपास ऐसी कई किताबें थी जिनमें कई सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। मगर पूरी लाइब्रेरी पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नज़र रखी जा रही थी। सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक था। स्टैव यूनिवर्सिटी दुनिया की तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी थी, इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट ऑफिस जितनी मजबूत थी। ज़्यादातर फाइलों को इन दिनों डिजिटलाइज कर दिया गया था, मगर इस लाइब्रेरी में जो सारी फाइल और किताबें मौजूद थी वो सारी की सारी हेरिटेज फाइल्स और किताबें थी। इन्हें डिजिटलाइज ना करने के पीछे भी यूनिवर्सिटी के पास बहुत बड़ा कारण था। इन फाइलों में और इन किताबों में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी वो अगर आम आदमी के हाथ लग जाए तो उसके काफ़ी दुष्परिणाम भी हो सकते थे। इसलिए इस तरह की बेशकीमती फाइलों को और किताबों को यूनिवर्सिटी ने बड़े ही ध्यान से इस लाइब्रेरी में संभाल कर रखा था। अनिका जानती थी कि किसी भी कीमत पर उसके चेहरे पर अगर परेशानी नजर आई तो वो पकड़ी जा सकती थी। इसलिए अपने आप को संभालते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंटली अनिका लाइब्रेरी में अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। अनिका की नज़रें दीवारों से लगे हुए शेल्फ पर टिकी हुई थी। अनिका किसी भी तरह उस अलमारी तक पहुंचना चाहती थी जिसमें 004 नंबर की फ़ाइल कैद थी। अनिका बड़े ही ध्यान से अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। फ़ाइल को ढूंढते वक्त उसने ये भी नोटिस किया कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में कई ऐसी किताबें भी थी जिन्हें पढ़कर बड़ी ही आसानी से एटम बम बनाया जा सकता था। ऐसी किताबें देखने के बाद अनिका समझ चुकी थी कि यूनिवर्सिटी ने इस लाइब्रेरी को इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी क्यों दे रखी थी। अगर लाइब्रेरी में बैठे लोगों पर नज़र डाली जाए तो यह आसानी से कहा जा सकता था कि वो सारे के सारे लोग किसी न किसी बहुत बड़ी रिसर्च का हिस्सा थे या खुद किसी ऐसी किताब के ऑथर थे जिनकी किताबें आने वाले दिनों में बच्चों की पढ़ाई के सिलेबस में शामिल होने वाली थी। अनिका एक के बाद एक शेल्फ को चेक करते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक एक 24-25 साल का लड़का अनिका के सामने आकर खड़ा हो गया। उस लड़की ने बड़े ही धीमे और सॉफ्ट आवाज़ में अनिका से पूछा, मैंने आपको यहाँ इससे पहले कभी नहीं देखा, क्या आपके पास यहाँ पर आने का एक्सेस है? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। उसके पास जो आईडी कार्ड था वो उसका नहीं था और यह बात तो आसानी से पता लगाई जा सकती थी। अनिका ये भी जानती थी कि अगर वो पकड़ी गई तो फिर उसके खिलाफ सख्त सिक्योरिटी मेसर्स उठाए जा सकते थे, जिसकी वजह से अनिका को लीगल प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ सकता था। और अगर ऐसा हुआ तो अनिका की प्लानिंग पूरी तरह से मिट्टी में मिल सकती थी। अनिका के दुश्मन भी अलर्ट हो सकते थे। अनिका के सामने खड़े लड़के ने अनिका से फिर से पूछा, मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ कि आपके पास इस लाइब्रेरी में आने का एक्सेस है? क्या आप जानती भी हैं आप इस वक्त कहाँ खड़ी हैं? अगर आप गलती से इस लाइब्रेरी में आ गई हैं तो अभी बता दीजिए मुझे।
अनिका ने उस लड़के की बात से क्लू लेते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे ख्याल से मैं गलती से अंदर आ गई हूँ, तभी मैं सोच रही थी ये जगह मेरे लिए इतनी नई क्यों लग रही है। अनिका का जवाब सुनते ही उस लड़के के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। उस लड़के ने अपने दोनों हाथ जेब में डालकर अनिका की ओर देखकर सख्त आवाज़ में कहा, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि आप जानबूझकर अंदर आई हैं, क्योंकि यहाँ आने के लिए एक्स चाहिए होता है। बिना एक्सेस तो आप इस लाइब्रेरी के अंदर आ ही नहीं सकती। मुझे बताइए फिर आप अंदर कैसे आई। वो लड़का इस बात को लेकर श्योर था कि अनिका के पास इस लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं था, क्योंकि इस लाइब्रेरी में काफ़ी कम लोगों को एक्सेस दिया गया था और ज़्यादातर जिन लोगों के पास ये एक्सेस था वो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। ऐसा भी नहीं था कि यूनिवर्सिटी में आए दिन इस लाइब्रेरी का एक्सेस किसी को ग्रांट किया जाता था, और अगर ऐसा होता भी था तो ये बात पूरी कैंपस में आग की तरह फैल जाती थी। उस लड़के को अनिका पर शक हो चुका था। उस लड़के ने अनिका से कहा, माफ़ कीजिएगा मिस, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाना ही होगा। मुझे आप पर शक हो रहा है, आप शायद यहाँ किसी गलत इंटेंशन से आई हैं। अब तक तो मैं और आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि ये लाइब्रेरी क्या है और यहाँ पर जो किताबें हैं और जो डॉक्यूमेंट हैं वो कितने सिक्योर्ड हैं। इस लाइब्रेरी की सिक्योरिटी इस देश और इस दुनिया के लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए मुझे मजबूरन सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना होगा ताकि वो लोग अच्छी तरह से अपनी छानबीन कर सकें। वो लड़का अनिका को धमकी नहीं दे रहा था, बल्कि वो लड़का एक काफ़ी नॉलेजेबल स्टूडेंट था और एक जिम्मेदार नागरिक था। अपनी मॉरल ड्यूटी निभाते हुए वो लड़का सिक्योरिटी गार्ड द्वारा अनिका की छानबीन करवाना चाहता था, और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाए तो वो अनिका को पुलिस के हवाले कर देना चाहता था। अनिका ने उस लड़के की आंखों में पढ़ लिया था कि वो लड़का अब इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। जब अनिका ये सोच ही रही थी कि वो किस तरह इस मुश्किल से बाहर निकले, तब अचानक से उसके कानों पर एक आवाज़ पड़ी। अनिका के ठीक पीछे खड़े राहुल ने उस लड़के से कहा, ये लड़की मेरी फ़ैन है और मुझसे मिलने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ पर पहुँची है। जब अनिका ने हैरान होकर पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक शूज़, ब्लैक ट्राउज़र, ब्लैक कोट पहना राहुल च्युइंगम चबाते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था। अनिका ने जब राहुल की आंखों में आंखें डालकर देखा तब फिर से अनिका को वो आंखें काफ़ी जानी पहचानी लगी। जब अनिका ने राहुल का चेहरा गौर से देखा तो अनिका को एहसास हुआ कि पिछली बार से राहुल का चेहरा थोड़ा और ज़्यादा साफ दिखाई देने लगा था। राहुल ने इस बार मेकअप भी थोड़ा सा कम किया था। राहुल के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे की दिन व दिन रिकवरी हो रही थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो रोहित नहीं था, मगर फिर भी अनिका को उस आदमी की तरफ एक अजीब सा खिंचाव हो रहा था। अनिका राहुल की हरकतों से और राहुल के बात करने के तरीके से नफरत करती थी, मगर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि बार बार वो मुसीबत के वक्त राहुल से क्यों टकरा रही थी। अनिका के सामने जो लड़का खड़ा था उसने अब अपनी आवाज़ जरा सी ऊंची करते हुए राहुल से कहा, देखो राहुल, हमने तुम्हें स्पेशल परमिशन पर इस लाइब्रेरी में आधे घंटे के लिए शूटिंग करने की परमिशन दी थी। तुमसे यह भी कहा गया था कि इस लाइब्रेरी में आने के बाद यहाँ के किसी भी डॉक्यूमेंट्स या किसी भी किताब को छूना नहीं है। हमने बहुत रिस्क लेकर तुम्हें यह परमिशन दी थी, मगर अब देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया है। ये तुम्हारी फ़ैन लाइब्रेरी के अंदर घुस आई है, और वो भी उस जगह पर जहाँ किसी को भी आने का एक्सेस नहीं दिया जाता। तुम्हारी फ़ैन पता नहीं किस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर घुस आई। क्या तुम्हें पता है कि ये यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है। राहुल ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथ हवा में लहराते हुए कहा, कम ऑन यार, थोड़े तो सेंसिटिव हो जाओ। तुम जानते हो कि मैं कितना बड़ा स्टार हूँ और लड़कियाँ मेरे पीछे दीवानी बनी घूमती हैं। अब तुम ही देख लो, मेरी एक दीवानी तो ठीक तुम्हारे सामने खड़ी है। अनिका को अब राहुल की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उस लड़के ने राहुल की ओर गुस्से से देखा और कहा, नहीं राहुल, मगर इस बार मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अभी के अभी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना होगा और इस लड़की को उनके हवाले करना होगा। इससे पहले कि वो लड़का किसी को बुला पाता, राहुल ने उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे यार कम ऑन, समझा करो बात को। तुम तो यार इतने सीरियस हो गए जैसे कि इस लाइब्रेरी में एटम बम बनाने का फार्मूला छुपा हुआ है। राहुल की यह बात सुनने के बाद वो लड़का बड़ी ही शांति से राहुल को देखता रहा। राहुल उस लड़के को देखकर समझ गया कि उसने जो बात कही थी वो शायद सच थी, इसलिए अपनी बात पलटते हुए राहुल ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत करो यार, हम सब एक ही उम्र के हैं और तुम तो जानते हो कि इस उम्र में अगर प्यार हो जाए तो उसे कंट्रोल कर पाना कितना मुश्किल होता है। अब इस लड़की को ही देख लो, मुझसे प्यार कर बैठी और देखो कितना बड़ा रिस्क ले लिया, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं अभी इसे समझाकर यहाँ से बाहर भेज देता हूँ। ये कहते हुए राहुल सीधे अनिका का हाथ पकड़कर उसे लाइब्रेरी से बाहर ले जाने लगा।
जैसे ही राहुल ने अनिका का हाथ पकड़ा, अनिका को यह एहसास हुआ कि इस पर उसने पहले भी महसूस किया था। राहुल के हाथ पकड़ने का तरीका बिल्कुल रोहित जैसा था। राहुल के हाथ के स्पर्श का एहसास भी बिल्कुल रोहित जैसा ही था। जब अनिका ने राहुल के हाथ को गौर से देखा तब उसे नोटिस किया कि राहुल के हाथ पर जलने के निशान थे। अनिका एक डॉक्टर थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी राहुल के हाथों पर जो जलने के निशान थे वो एक हफ्ते से थोड़े पहले के थे। रोहित के साथ जो हादसा हुआ था वो ठीक एक हफ्ते पहले हुआ था। इसलिए अनिका ने अंदाज़ा लगा लिया था कि उसके साथ जो आदमी खड़ा था वो रोहित मारवा नहीं था। राहुल अनिका का हाथ पकड़कर उसे सीधे लाइब्रेरी के बाहर ले गया। जैसे ही वो दोनों दरवाजे से बाहर निकले, अनिका ने अपना हाथ झटकते हुए राहुल से पूछा, क्या हुआ? तुम मेरी मदद करने फिर क्यों चले आए? मैंने तो तुमसे मदद मांगी नहीं थी। च्युइंगम चबा रहे राहुल ने मुस्कुराते हुए अनिका की इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे भाई, खूबसूरत लड़कियों को मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मेरी अपनी भाभी ही क्यों ना हो। राहुल के चेहरे के अजीब एक्सप्रेशन देखकर अनिका को घिन हो रही थी। भले ही राहुल की आंखें बिल्कुल रोहित जैसी थी, मगर वो रोहित नहीं था। इससे पहले कि अनिका राहुल के साथ और कोई बात कर पाती, राहुल अनिका के पास आया और अनिका के गालों को चूमने के लिए अपना चेहरा आगे करने लगा। जब अनिका को इस बात का एहसास हुआ, अनिका ने राहुल को जोर से धकेलते हुए ठीक राहुल की दोनों टांगों के बीच में एक जोर से लात मारी। अनिका की लात में इतनी ताकत थी कि राहुल कम से कम 5 फीट दूर जा गिरा। अपनी जगह पर खड़े होते हुए राहुल फटी हुई आंखों से अनिका को देखने लगा। अनिका ने राहुल की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, ये डिस्टेंस भी तुम्हें याद रहना चाहिए और ये रिश्ता भी। अगली बार अगर इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अनिका की लात की वजह से राहुल घुटनों के बल जोर से ज़मीन पर बैठ गया था। राहुल को काफ़ी दर्द महसूस हो रहा था, मगर फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। राहुल का ये एटीट्यूड देखकर अनिका का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अनिका ने इस बार चुटकी बजाते हुए राहुल को वार्निंग देते हुए कहा, देखो, अगर अगली बार तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। राहुल को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग देकर अनिका तेज़ी से वहाँ से चली गई। अनिका के जाने के बाद राहुल अपनी जगह से खड़ा हुआ और अनिका को देखते हुए मन ही मन कहने लगा, गुस्सा तो हमेशा नाक पर बैठा रहता है तुम्हारे, मगर कैसे समझाओ तुम्हें कि इसी गुस्से की वजह से तो तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती हो। यूनिवर्सिटी से निकलकर अनिका सीधे घर पहुंची। जब वो ड्राइंग रूम में बैठकर तीनों बच्चों के साथ बात कर रही थी तब अचानक अनिका के घर के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। अनिका ने जब दरवाज़ा खोला तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि सुकेश वहाँ हाथ में एक छोटा सा डिब्बा लेकर खड़ा था। सुकेश ने बड़ी ही धीमी आवाज़ में बड़ी रिस्पेक्टफुली अनिका को देखकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अनिका अपनी जगह से हटकर सुकेश को अंदर आने के लिए इशारा करने लगी। अंदर आते ही सुकेश तीनों बच्चों की ओर देखकर अपना बॉक्स खोला और ड्राइंग रूम के बीचों बीच पड़े एक डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सुकेश अपने हाथ से केक लाया था। तीनों बच्चे जब सुकेश को लाया हुआ केक खाने लगे तब सुकेश अनिका की ओर देखकर कहा, आपने जो हमारी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनिका सुकेश की बात सुनकर हैरान हो गई। सुकेश की नौकरी बचाने में अनिका ने ही उसकी मदद की थी। ये बात सुकेश कैसे जानता था, ये सोच सोच कर अनिका हैरान हो रही थी। सुकेश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो कल मिसेज लालचंद के सामने आपने मेरी और रीना की मदद की, हमें सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रीना ने आज ये केक बनाया था तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा केक लेता चलूं। वैसे शायद आपको ये बात पता नहीं होगी, मगर सुष्मिता जी ने भी मिसेस लालचंद से कह दिया है कि वो लोग जल्द से जल्द यहाँ से घर छोड़कर कहीं और अपना घर देख लें। उन लोगों ने हमारे साथ जिस तरह से बदतमीजी की उसके लिए सुष्मिता जी हमारे साथ खड़ी हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मगर आज ऑफिस में भी एक बहुत अजीब बात हो गई। एनटीटी ऑफिस के मैनेजमेंट ने बल्लू सर को ही नौकरी से निकाल दिया है और मेरा प्रमोशन भी कर दिया है। मैं जानता हूँ आपने मुझसे कहा था कि मेरी नौकरी सही सलामत रहेगी, मगर देखो आपकी प्रेयर रंग लाई। आपने जो कहा था वही सच हो गया। और तो और बल्लू सर को भी अपने किए की सज़ा मिल गई। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ था। अनिका को इस वक्त सुकेश की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि कल का दिन उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला था, जिसके लिए आज रात उसे अच्छी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी था। जब सुकेश ने देखा कि अनिका उसे ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रही थी तब सुकेश अपना सर झुकाकर वहाँ से जाने के लिए निकलने लगा। सुकेश अभी भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि आखिर वो अनिका से क्या कहे। अनिका ने सुकेश से कहा कि उसकी नौकरी सही सलामत रहेगी और उसे कुछ नहीं होगा। क्या सुकेश की नौकरी बचाने में और बल्लू सर की नौकरी से निकालने में अनिका का ही हाथ था?
मगर सुकेश ये नहीं जानता था कि ऐसा कैसे हो सकता था। अनिका मैनेजमेंट लेवल के लोगों को कैसे जानती थी? इस बात का खुद सुकेश के पास कोई जवाब नहीं था। दरवाजे तक पहुंचने के बाद सुकेश अपनी जगह पर रुक गया और मुड़कर अनिका की ओर देखने लगा। सुकेश को इस बात का इंतजार था कि कब अनिका खुद उसे सामने से बताए कि सुकेश के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके पीछे अनिका का हाथ था। सुकेश ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, मुझे लगता है अब कुछ ही दिनों में मेरी और रीना की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मिसेस लालचंद अपने बेटे के साथ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। अगर आपके बच्चों को केक अच्छा लगा हो तो उनसे कह देना कि मैं रीना से कहूँगा तो वो और केक बना देगी। अनिका ने सुकेश को थैंक्स कहा और फिर सुकेश के जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लिया। बच्चों को खाना खिलाने के बाद अनिका अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन सुबह सुबह अनिका जल्दी उठकर यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंची। जब अनिका अपने क्लासरूम के पास पहुंची तब अनिका ने देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम के बाहर खड़े रहकर अपना सर किताबों में डालकर कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जेनिफर भी क्लासरूम के बाहर यहाँ वहाँ घूमते हुए लास्ट मिनट रिवीजन कर रही थी। सारे बच्चों को इस तरह पढ़ाई करते हुए देखकर अचानक याद आया कि आज सुबह सुबह यूनिवर्सिटी में बायोकेमिस्ट्री की एग्ज़ाम ली जाने वाली थी। अनिका को देखते ही जेनिफर ने कहा, तुम आ गई, तुमने ठीक से पढ़ाई तो की है ना? देखो यहाँ के क्वेश्चन पेपर काफ़ी टफ होते हैं, इसे अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम मत समझना। अगर अभी भी चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। लास्ट मिनट रिवीजन में तुम्हें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखा दूंगी, शायद तुम्हें एग्ज़ाम देने में मदद मिल जाए। वैसे तुम्हें याद तो है ना कि आज कौन सा एग्ज़ाम है? जेनिफर की इस बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, हाँ तुमने कल कहा था ना कि आज बायोकेमिस्ट्री की एग्ज़ाम है। अनिका का जवाब सुनते ही जेनिफर ने अपना एक हाथ जोर से अपने सर पे मारते हुए कहा, अरे तुम क्या कर रही हो? तुम्हें तो ये भी नहीं पता एग्ज़ाम कौन सा है? पता नहीं यार तुम्हारा क्या होने वाला है। अरे आज तो माइक्रोबायोलॉजी की एग्ज़ाम है। जेनिफर की बात सुनते ही आसपास खड़े बाकी क्लास के स्टूडेंट्स भी उसको देखकर हंसने लगे। मगर जेनिफर की इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी अनिका के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं आ रहा था। अनिका बड़ी रिलैक्स थी। अनिका ने कैजुअली जेनिफर से कहा, तुम चिंता मत करो, आई विल मैनेज एवरीथिंग। अनिका का जवाब सुनते ही जेनिफर का गुस्सा और भी बढ़ गया। जेनिफर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई किताब जोर से बंद करते हुए अनिका से कहा, अरे तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? अरे इस तरह से कैसे बात कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि क्लासरूम में आधे से ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ाम में फ़ेल होने वाले हैं? तुम हो कि तुम्हें पता भी नहीं है कि आज एग्ज़ाम कौन सा है, और ऊपर से कह रही हो कि आई विल मैनेज एवरीथिंग। अरे इस एग्ज़ाम में अगर तुम बुरी तरह से फ़ेल हो गई तो ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारी पूरी यूनिवर्सिटी की नाक कट जाएगी। तुम्हें ज़रा भी इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी यूनिवर्सिटी के एक्सचेंज स्टूडेंट्स को कितना नुकसान हो सकता है फ्यूचर में। हो सकता है कि हमारी यूनिवर्सिटी तुम्हारी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप ही तोड़ दे। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी से जो कोई भी एक्सचेंज स्टूडेंट्स यहाँ पर आता है वो यहाँ के एग्ज़ाम में फ़ेल होकर ही वापस लौटता है, और तुम तो उन सब से गई गुजरी लगती हो। इस बार तो तुम अपनी यूनिवर्सिटी का नया रिकॉर्ड कायम कर दोगे। अगर एग्ज़ाम में 0 आया ना तो लोग तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी यूनिवर्सिटी पर भी हंसेंगे। जैसे ही जेनिफर सांस लेने के लिए रुकी, अनिका ने जेनिफर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बिल्कुल घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अनिका का कॉन्फिडेंस देखकर जेनिफर का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा था। मगर इससे पहले कि जेनिफर अनिका के साथ और कुछ बात कर पाती, अनिका सीधे क्लासरूम के अंदर जाकर अपने बेंच पर जाकर बैठ गई। जेनिफर भी ठीक अनिका के बगल वाली बेंच पर जाकर बैठ गई। वो लगातार गुस्से से अनिका की ओर देखती रही। फिर क्लासरूम के अंदर सुपरवाइजर आई और उसने सबको पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। एग्ज़ाम का टाइम शुरू होते ही सारे बच्चे अपना सर झुकाकर एग्ज़ाम देने लगे। पूरे क्लासरूम में टेंशन का माहौल था। एग्ज़ाम पेपर को देखकर कुछ बच्चों के पसीने छूटने लगे थे। जेनिफर क्लास की सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट थी। एग्ज़ाम पेपर मिलते ही जेनिफर ने स्प्लिटिंग में लिखना शुरू कर दिया। जेनिफर एक के बाद एक सारे सवालों के जवाब अपनी स्प्लिटिंग में लिखती जा रही थी। कुछ देर बाद जेनिफर अचानक एक सवाल पर अटक गई। वो सवाल जेनिफर के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। कुछ देर सोचने के बाद फिर से जेनिफर ने उस सवाल का जवाब लिखना शुरू कर दिया। जेनिफर ने जब कैजुअली अपनी नज़रें उठाकर देखा तो वे देखकर हैरान हो गई कि अनिका बड़े ही ध्यान से अपनी सप्लीमेंट में कुछ लिख रही थी। जेनिफर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनिका इतने मुश्किल सवालों को अटैम्प्ट भी कर पाएगी। तभी जेनिफर ने देखा कि अचानक अनिका अपनी जगह से उठी और सुपरवाइज़र के पास गई। अनिका और एक सप्लीमेंट लेकर आई और फिर से अपनी बेंच पर बैठ गई। जेनिफर की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका इतना कुछ कैसे लिख सकती थी।
खुद जेनिफर ने अभी आधी सप्लीमेंट भी यूज़ नहीं की थी, जबकि अनीका एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेकर आ गई थी। इसके बाद जेनिफर ने फिर से अपने एग्ज़ाम पे ध्यान देते हुए अपने पर्चे में जवाब लिखने शुरू किए। सवाल और मुश्किल होते चले गए। जेनिफर को समझ नहीं आ रहा था कुछ सवालों का जवाब किस तरह देना है। जब जेनिफर ने घड़ी में देखा तो उसे एहसास हुआ कि सिर्फ 1 घंटे का वक्त बाकी था, मगर अभी जेनिफर का पर्चा आधा भी पूरा नहीं हुआ था। जेनिफर अच्छी तरह से जानती थी कि आज उसके कुछ सवाल तो ज़रूर छूटने वाले थे, इसलिए लिखने की स्पीड बढ़ाते हुए जेनिफर ने अपनी सप्लीमेंट में लिखना शुरू कर दिया। तभी अचानक जेनिफर के कानों पर किसी लड़की के चलने की आवाज़ पड़ने लगी। जेनिफर ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो अनीका अपने हाथों में सप्लीमेंट पकड़कर सुपरवाइज़र के पास जा रही थी। अनीका ने अपना पेपर सबमिट किया और क्लासरूम से बाहर चली गई। ये देखकर जेनिफर को इस बात का एहसास हो गया था कि पर्चा इतना डिफ़िकल्ट था कि अनीका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इसलिए शायद एग्ज़ाम बीच रास्ते में ही छोड़कर वो क्लासरूम से बाहर चली गई थी। जेनिफर ने सोचा कि शायद अनीका ने पहले तो सोचा होगा कि भले कोई भी सवाल आया हो, मगर यहाँ वहाँ की बातें लिखकर वो किसी तरह एग्जामर की इम्प्रेस करने की कोशिश करेगी। मगर जब उसे इस बात का एहसास हुआ था कि ये पर्चा उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा मुश्किल था, तब उसने गिव अप कर दिया और पेपर छोड़कर चली गई। 1 घंटे बाद जब एग्ज़ाम पूरी हुई तब जेनिफर अपना पेपर सबमिट करके क्लासरूम से बाहर निकली। जेनिफर खुद भी काफ़ी अपसेट लग रही थी। उसका पर्चा उसके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं गया था। जैसे ही जेनिफर बाहर निकली, काउंसलर मैडम ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, मैंने जिस लड़की की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी वो लड़की कहाँ पर है? काउंसलर के इस सवाल पर जेनिफर के चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। जेनिफर ने जवाब देते हुए कहा, मैडम वो तो आधा पेपर छोड़ के ही निकल गई थी। मैडम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं उस लड़की की गाइड नहीं बन सकती। मुझे प्लीज़ आप इस जिम्मेदारी से आज़ाद कर दीजिए। वो लड़की अपने साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी का और यहाँ तक कि मेरा नाम भी मिट्टी में मिलाकर रख देगी। अब तो मैं उसे तभी पढ़ाने में हेल्प करूँगी जब उस एग्ज़ाम में उसके मुझसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। काउंसलर ने रिक्वेस्ट करती हुई आवाज़ से कहा, देखो जेनिफर, ये हमारी यूनिवर्सिटी की इज्जत का सवाल है। वो एक्सचेंज स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अगर हमने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो वह हमारी यूनिवर्सिटी का काफ़ी नाम खराब हो सकता है। लोग वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटी को काफ़ी एरोगेंट समझते हैं और अगर हमने ऐसे स्टूडेंट की मदद नहीं की तो हमारा नाम और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। जेनिफर का खुद का एग्ज़ाम ठीक नहीं गया था, इसलिए वो अपने ही टेंशन में थी। मगर काउंसलर की बातों का जवाब देते हुए जेनिफर ने कहा, नहीं मैडम, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। अरे वो लड़की बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल है, पढ़ाई में उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने उससे कहा कि आज एग्ज़ाम है तो सबसे कहने लगी कि उसे कोई ज़रूरी काम था। अब आप ही बताइए कि एग्ज़ाम से ज़रूरी काम स्टूडेंट के लिए और क्या हो सकता है। जब सुबह एग्ज़ाम देने आई तब उसे ये भी याद नहीं था कि आज कौन सा एग्ज़ाम है। अगर वो पढ़ाई में वीक होती तब तो मैं समझ सकती थी। चलिए मैं कुछ भी करके उसे हेल्प करती, उसे ट्यूशन देती, मगर इस लड़की को तो पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब मैं अपना सारा वक्त उसके मन में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जगाने में तो नहीं जाया कर सकती। मुझे खुद भी बहुत पढ़ाई करनी है। काउंसलर भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि जेनिफर अपनी पढ़ाई को कितनी सीरियसली लेती थी। जेनिफर उन बच्चों में से थी जो कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने आया करते थे। जेनिफर को ना तो बॉयफ्रेंड में इंटरेस्ट था और ना ही बाकी लड़कियों की तरह हर वीकेंड पार्टी करने में। जेनिफर सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी और इसलिए काउंसलर ने सोचा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई वीक स्टूडेंट को अगर जेनिफर जैसी ब्राइट स्टूडेंट के साथ रखा जाए तो उसके अंदर काफ़ी बदलाव आ सकते थे। मगर अब जेनिफर ने अनीका की गाइड बनने से साफ मना कर दिया था। तब काउंसलर को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से जेनिफर को कन्विंस करे। इसलिए धीमी आवाज़ में जेनिफर को एक कोने में ले जाते हुए काउंसलर ने कहा, देखो जेनिफर, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। इस नई लड़की की जिम्मेदारी मुझ पर डाली गई है और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि हम काउंसलर्स की ड्यूटी होती है कि हम हमें सौंपे गए बच्चों को सबसे बेस्ट हेल्प प्रोवाइड करें। अगर वो लड़की यहाँ से फेल होकर वापस जाती है तो उसमें ना सिर्फ उसकी बदनामी होगी बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा हमारी बदनामी होगी। लोग तो यही समझेंगे कि मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया था। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ, बस कुछ ही दिनों के लिए उसे गाइड करती रहो। मगर जेनिफर के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि जेनिफर किसी भी कीमत पर मानने वाली नहीं थी। जेनिफर ने काउंसलर की ओर देखकर कहा, देखिए मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी भी एक शर्त है। मैं उसकी गाइड तभी बनूंगी जब उसे इस एग्ज़ाम में मुझसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ये कहते हुए जेनिफर वहाँ से चली गई। काउंसलर हैरान होकर जाती हुई जेनिफर को देखती रही।
काउंसलर अच्छी तरह से जानती थी कि जेनिफर ने जो शर्त रखी थी वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती थी। जेनिफर यूनिवर्सिटी की सबसे ब्राइटेस्ट स्टूडेंट में से एक थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के से आई हुई एक्सचेंज स्टूडेंट शायद इस कैंपस की सबसे ज़्यादा वीक स्टूडेंट थी। तभी काउंसलर के दिमाग में एक तरकीब सूझी। काउंसलर अच्छी तरह से जानती थी कि आज का पेपर प्रोफेसर विल्सन ने सेट किया था। वो तेज़ी से सीधे प्रोफेसर विल्सन की कैबिन में गई और प्रोफेसर विल्सन से कहने लगी, प्रोफेसर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो लड़की एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर हमारी यूनिवर्सिटी में आई है उसे आज के एग्ज़ाम में क्या ग्रेड मिला है? प्रोफेसर विल्सन जो अभी अभी आकर अपनी कैबिन में बैठे थे वो काउंसलर का ये सवाल सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए काउंसलर की ओर देखा और पूछा, क्या हुआ, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी अभी तो एग्ज़ाम फिनिश हुए हैं, अभी तक तो सप्लीमेंट भी मेरे पास नहीं आए, तुम्हें मार्क्स की इतनी क्या जल्दी पड़ी है? काउंसलर समझ नहीं पा रही थी कि वो इस सवाल का क्या जवाब देती, इसलिए अपनी बात बदलते हुए काउंसलर ने प्रोफेसर विल्सन से कहा, नहीं, एक्चुअली वो फॉरेन स्टूडेंट है ना, इसलिए मुझे जानना था कि उसके क्या ग्रेड आए हैं ताकि मैं वो स्टूडेंट की इवैल्यूएशन रिपोर्ट बना सकूं। काउंसलर ने जिस तरह से यह बात कही थी प्रोफेसर विल्सन को कुछ शक तो ज़रूर हुआ। प्रोफेसर विल्सन ने काउंसलर से कहा, देखो, अगर वो कोई जीनियस लड़की है तो प्लीज़ मुझे बताओ। फ़िलहाल मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे 2 असिस्टेंट की ज़रूरत है। अगर वो सचमुच इतनी ब्रिलियंट है तो मुझे बताओ, मैं उसे अपने प्रोजेक्ट में असिस्टेंट ले लेता हूँ, मगर उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट पूरा होने तक उसे यहीं रुकना होगा। मेरा प्रोजेक्ट बायोमेडिकल से रिलेटेड है, उसके लिए उसे कई सारे रिसर्च करने होंगे। मैं उसे स्पेशल लाइब्रेरी में जाने का एक्सेस भी दिलवा दूंगा, मगर जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तो वापस अपनी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती। प्रोफेसर विल्सन की बात सुनते ही काउंसलर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। काउंसलर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे प्रोफेसर, अगर आप ऐसा करेंगे तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक फॉरेन स्टूडेंट को अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करेंगे तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी का भी नाम काफ़ी हो जाएगा। अब सर, बाकी यूनिवर्सिटीज़ हमारी यूनिवर्सिटी को काफ़ी एरोगेंट समझती आ रही हैं और आपके प्रोजेक्ट तो काफ़ी रेप्यूटेड होते हैं। अगर वो लड़की आपके प्रोजेक्ट में असिस्ट करने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगी तो ये उसके लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपनी तारीफ सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रोफेसर विल्सन ने काउंसलर को आगे बोलने से रोकते हुए कहा, हाँ हाँ, मगर ये सब तभी हो सकता है जब सचमुच वो लड़के इस काबिल हो। प्रोफेसर की ये बात होते ही काउंसलर के चेहरे के रंग उड़ गए। वो निराश होकर अपनी गर्दन झुकाकर वहीं खड़ी रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रोफेसर को किस तरह से कन्विंस करे। अटकती हुई आवाज़ में काउंसलर ने प्रोफेसर से कहा, देखिए प्रोफेसर, सच कहूँ तो वो लड़की ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट नहीं है, मगर आई एम श्योर आपके साथ रहकर वो काफ़ी बदल जाएगी और हमारी यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम का भी तो यही मकसद है, अंडर प्रिविलेज यूनिवर्सिटी से आए हुए बच्चों को सही रास्ता दिखाना। आपसे अगर वो लड़की कुछ सीखकर अपनी यूनिवर्सिटी में जाएगी तो फिर उसकी यूनिवर्सिटी हमेशा हमेशा के लिए आपकी और हमारी यूनिवर्सिटी की कर्जदार बन जाएगी। काउंसलर की बात सुनने के बाद प्रोफेसर विल्सन का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब उसे उस स्टूडेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था। प्रोफेसर विल्सन अपना सर झुकाकर रजिस्टर में कुछ लिखने लगे। वो पन्ने घुमाते हुए काउंसलर से कहने लगे, देखिए, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। इस वक्त मैं बायोमेडिसिन का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। वो काफ़ी खास प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे जेनिफर जैसे ब्राइट स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। मैं इस प्रोजेक्ट में किसी बोझ को अपने सर पर लाद कर नहीं घूमना चाहता। ये प्रोजेक्ट मेरे करियर के लिए और यूनिवर्सिटी के एंगल से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। काउंसलर अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अब प्रोफेसर विल्सन को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो अब निराश होकर उसके कैबिन से बाहर जाने लगी। तब अचानक प्रोफेसर विल्सन ने अपने चश्मे उतारते हुए काउंसलर को रोक कर कहा, अरे सुनो, एक रास्ता हो सकता है। प्रोफेसर की बात सुनते ही काउंसलर अपनी जगह पर रुक गई और मुड़कर फिर से प्रोफेसर को देखने लगी। प्रोफेसर ने कुछ देर अपने मन ही मन कुछ सोचने के बाद काउंसलर से कहा, जरा मुझे बताओ, ये लड़की किस यूनिवर्सिटी से आई है? काउंसलर ने इस बात का तुरंत जवाब देते हुए कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई है ये लड़की। कुछ देर अपने मन ही मन सोचने के बाद प्रोफेसर विल्सन ने कहा, तो एक काम करो ना, तुम प्रोफेसर मनोज के पास जाओ, वो भी तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने वाला है। उसी के प्रोजेक्ट में इसे असिस्टेंट लगवा दो। दोनों एक ही देश से हैं, तो फिर मनोज इस केस में ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। काउंसलर अच्छी तरह से जानती थी कि प्रोफेसर मनोज 20 साल पहले स्टव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिसके बाद वो अपने देश चले गए थे। लोग कहते थे कि वहाँ वो अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते थे,
मगर फेल हो गए, इसलिए 20 सालों बाद फिर से यूनिवर्सिटी में अपनी पुरानी नौकरी के लिए लौट आए। प्रोफेसर मनोज टैव यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे। वो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे और उन दिनों प्रोफेसर विल्सन और प्रोफेसर मनोज के बीच में ये रेस लगा करती थी कि कौन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आएगा। ये कहा जा सकता था कि दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स भी थे और एक दूसरे के दोस्त भी, मगर दोनों जब भी लड़ा करते थे दोनों की बातों में काफ़ी एरोगेंस नज़र आता था। काउंसलर ये भी जानते थे कि ये प्रोफेसर मनोज फ़िलहाल कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे थे जो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड था। प्रोफेसर मनोज अभी कुछ ही दिन पहले यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हुए थे, मगर ज्वाइन करते ही उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया था। वो एक अपनी लेबोरेटरी बनाना चाहते थे जिसके लिए उन्हें इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी, मगर उन्हें कोई इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि लोगों में ये बात फैल चुकी थी कि वो अपने बिजनेस में नाकामयाब हुए थे। प्रोफेसर विल्सन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। मनोज को कन्विंस करने में शायद तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े। इसके बाद काउंसलर और प्रोफेसर विल्सन दोनों ही प्रोफेसर मनोज के कैबिन के पास चले गए। उनके कैबिन का दरवाज़ा खुला ही था। काउंसलर और प्रोफेसर विल्सन दोनों कैबिन के अंदर दाखिल हो गए। प्रोफेसर मनोज अपनी जगह पर बैठकर लैपटॉप में बड़े ही ध्यान से कुछ काम कर रहे थे। तभी प्रोफेसर विल्सन ने ज़ोर से उनकी पीठ और एक चपत लगाते हुए कहा, अरे मनोज, क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई इन्वेस्टर मिला या अभी तक कटोरा लेकर मार्केट में घूम ही रहे हो? प्रोफेसर की इस बात पर नाराज़ होते हुए प्रोफेसर मनोज ने अपने चश्मे उतारते हुए कहा, अपनी ज़बान को ज़रा लगाम दो। 20 साल बीत गए मगर तुम्हारी हरकतें अभी तक वैसी की वैसी ही हैं। प्रोफेसर मनोज की ये बात सुनते ही प्रोफेसर विल्सन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और प्रोफेसर मनोज की बात का जवाब देते हुए कहने लगे, और 20 साल बीत गए मगर तुम्हारी हालत भी अभी भी वैसी ही वैसी है। चलो इन सब बातों को छोड़ो, मैं यहाँ तुम्हारी कुछ मदद करने आया हूँ। प्रोफेसर मनोज अच्छी तरह से जानते थे कि प्रोफेसर विल्सन की बातों में हमेशा दो मीनिंग हुआ करते थे। प्रोफेसर विल्सन ने अगर मदद की बात की थी तो ज़रूर उसमें कोई ना कोई कैच होगा। प्रोफेसर विल्सन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें 2 असिस्टेंट चाहिए ना, तो उसमें से एक असिस्टेंट मैंने ढूंढ लिया है तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल सही होगी वो। प्रोफेसर विल्सन की बात सुनकर प्रोफेसर मनोज भी बड़ी ही सीरियसली उनकी बात सुनने लगे। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर विल्सन ने कहा, और तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वो लड़की तुम्हारे ही देश की एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे कागजात करने के तरीक़ों को अच्छी तरह से जान सकेगी, समझ सकेगी। तुम लोगों के काम करने के, काम नहीं करने की पैटर्न भी एक जैसी ही होगी। प्रोफेसर मनोज अच्छी तरह से जानते थे कि विल्सन जो भी बातें कर रहे थे उसमें ज़रूर कोई ना कोई सार्कसम था, इसलिए पलटकर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, अरे भाई, अगर वो लड़की इतनी ही अच्छी है तो तुम उसे अपने प्रोजेक्ट में अपनी असिस्टेंट क्यों नहीं बना लेते? इस बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर ने कहा, अरे भाई, मैंने सोचा कि 20 साल बाद मेरा दोस्त वापस आया है तो उसकी कुछ मदद कर ली जाए, और फिर तुम्हारे देश की ही तो है, मुझे लगा कि तुम्हें बात करनी चाहिए। वैसे काउंसलर मैडम का क्या नाम बताया आपने उसकी यूनिवर्सिटी का? काउंसलर ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई है वो लड़की। प्रोफेसर मनोज अब काफ़ी ध्यान से काउंसलर को देखने लगे। प्रोफेसर विल्सन ने काउंसलर से पूछा, और क्या नाम बताया था तुमने उस लड़की का? अनिका ने प्रीति के नाम से आईडी कार्ड बनवाया था स्टेव यूनिवर्सिटी का एक्सचेंज स्टूडेंट बनने के लिए। जब प्रोफेसर विल्सन ने काउंसलर से स्टूडेंट का नाम पूछा तो काउंसलर ने प्रोफेसर मनोज की ओर देखकर कहा, उस स्टूडेंट का नाम है प्रीति, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुनते ही प्रोफेसर मनोज के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें वो स्टूडेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। प्रोफेसर मनोज अच्छी तरह से जानते थे कि वो जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे उसके लिए उन्हें बेहद काबिल स्टूडेंट की ज़रूरत थी। प्रोफेसर मनोज दिल्ली यूनिवर्सिटी के माहौल से और वहाँ पढ़ने के तौर तरीक़ों से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे। उन्होंने काउंसलर की ओर देखकर कहा, देखिए, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इस लड़की को अपनी असिस्टेंट नहीं बना सकता। प्रोफेसर मनोज की बात में हामी भरते हुए प्रोफेसर विल्सन ने कहा, बिल्कुल सही कहा है मनोज ने। अरे, हम तीनों अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड क्या हैं और वो लड़की जिस यूनिवर्सिटी से आई है उसके स्टैंडर्ड क्या हैं। हमें उस लड़की का भी कोई दोष नहीं है। मेरा ये दोस्त भी अच्छी तरह से जानता है कि उसके देश में हमारे स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटी बनना तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। वो खुद भी वहाँ के स्टूडेंट के लेवल को जानता है। हमारी यूनिवर्सिटी में ये एक्सचेंज प्रोग्राम कई सालों से चल रहा है, मगर कभी आज तक हम में से किसी ने सुना है कि हमारा कोई स्टूडेंट जाकर कुछ महीनों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो। जो बात यहाँ के बच्चे भी जानते हैं वो हम प्रोफेसर तो अच्छी तरह से जानते ही हैं कि उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट में वो क्षमता ही नहीं है कि वो हमारे स्टैंडर्ड को मैच कर पाए।
इसलिए मेरा दोस्त खुद उस देश का होने के बावजूद अपने ही देश के स्टूडेंट को रिजेक्ट कर रहा है। प्रोफेसर मनोज के लिए प्रोफेसर विल्सन की ये बात बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। अपनी जगह से खड़े होते हुए प्रोफेसर मनोज ने उससे कहा, देखो तुम बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हो। मेरे कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। मैं उस लड़की को सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी वो इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं है। इसमें देश को कहाँ से जोड़ दिया तुमने बीच में। हमारे देश में जो है वो तुम्हारे देश में 100 सालों तक भी कभी नहीं आ सकता। वो है इंसान का इंसान के प्रति प्यार। और मेरे देश की बात करने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। तुम तो कभी कर ही नहीं सकते कि तुम्हारा कोई एक देश है। तुम्हारी पैदाइश अमेरिका की है, तुम्हारी माँ ब्राज़ील से है और तुम्हारे पापा फ्रेंच, और अब तुम यहाँ आकर नौकरी कर रहे हो। देश की भावना क्या होती है, पैट्रियोटिज्म क्या होता है, ये तुम नहीं जान सकते। जब प्रोफेसर मनोज ने ये कड़वी बातें कही तो विल्सन ने उन्हें शांत करते हुए कहा, अरे भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम तो मुझ पर पर्सनल अटैक करने लगे। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, प्रोफेसर मनोज ने अपनी घड़ी में वक्त देखा और काउंसलर की ओर देखकर कहने लगे, माफ़ कीजिएगा, अभी मुझे बाहर जाना होगा। दरअसल मेरी एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। यह कहने के बाद प्रोफेसर मनोज सीधे ही अपनी कैबिन से बाहर निकल गए। काउंसलर ने प्रोफेसर विल्सन को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखिए प्रोफेसर, प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस पूरे एक्सचेंज प्रोग्राम के इंचार्ज हूँ। उस लड़की की काउंसलर होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसे यहाँ से अच्छी तरह से ट्रेन करके वापस भेजूँ। आप तो जानते हैं कि इंटरनेशनल एजुकेशनल कमेटी में कैसे कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने क्या हासिल किया है, क्या ग्रेड हासिल किया है, यूनिवर्सिटी ने आज तक क्या क्या अच्छे काम किए हैं, इन सब के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। जहां जब हम लोग इंटरनेशनल एजुकेशन कमेटी की मीटिंग में जाते हैं तब सिर्फ एक ही मुद्दा उठाया जाता है कि फॉरेन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में कौन सी यूनिवर्सिटी ने कितना पार्टिसिपेट किया है और उसका रिज़ल्ट क्या रहा। ये हमारी यूनिवर्सिटी के एरोगेंस की वजह से हमेशा ही हमें वहाँ पर सर झुकाए खड़े रहना होता है, मगर इस बार मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। प्लीज़ प्रोफेसर, अगर आप जेनिफर के साथ साथ प्रीति को भी अपनी असिस्टेंट रख लें तो फिर हमारी यूनिवर्सिटी का नाम काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। काउंसलर की बात सुनने के बाद बड़े ही एटीट्यूड में प्रोफेसर विल्सन ने कहा, देखो जो भी नाम है इस लड़की का, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की इस यूनिवर्सिटी में एक दिन गुजारने के लिए भी तैयार है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को, ये लोग हमारी यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के नहीं हैं। इससे पहले भी जब एग्ज़ाम में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे बैठे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सी ग्रेड मिला है। अब सोचो, जो वहाँ के टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो यहाँ पर आके ज़्यादा से ज़्यादा सी ग्रेड ही ला पाते हैं। ये लड़की सी ग्रेड से तो क्या ही ज़्यादा ग्रेड लेकर आएगी। और इस बार का पेपर तो काफ़ी टफ सेट हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की ई ग्रेड के ऊपर कोई ग्रेड ला पाएगी। प्रोफेसर मनोज, जो अपनी कैबिन में अपनी कोई चीज़ भूल गए थे, वो अपने दरवाजे पर खड़े रहकर सब कुछ सुन रहे थे। प्रोफेसर विल्सन का एटीट्यूड और उनका ईगो देखकर प्रोफेसर मनोज ने कहा, शर्म आती है मुझे ये कहने में कि कभी तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे। तुम किसी की काबिलियत को किसी के देश के साथ जोड़कर कैसे देख सकते हो। चलो, तुम्हारे घमंड तोड़ने के लिए मैं भी अब तुमसे एक शर्त लगाता हूँ। तुमने कहा है कि उस लड़की को ई ग्रेड मिलेगी। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा और अपना सर झुका दूँगा। लेकिन अगर वो लड़की ई से ऊपर का कोई भी ग्रेड ला पाती है तो फिर मैं ये तय करूँगा कि वो लड़की के प्रोजेक्ट में रहेगी। प्रोफेसर विल्सन को यकीन था कि उन्होंने जो पेपर सेट किया था वो काफ़ी टफ था और दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की का उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ला पाना बेहद मुश्किल था। प्रोफेसर विल्सन ने प्रोफेसर मनोज की चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहा, ठीक है, चलो हम दोनों मिलकर पेपर चेक करते हैं उस लड़की का, ताकि तुम भी अपनी आंखों से देख लो कि तुम्हें जिस पर इतना यकीन हो तुम्हारे इतने भरोसे के लायक है भी या नहीं। इस बात का जवाब देते हुए मनोज ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी एक इन्वेस्टर के साथ मीटिंग है। मैं अपने कार की चाबी यहाँ भूल गया था, वही लेने आया था। तुम पेपर चेक करो, मार्क्स मुझे बता देना। ये कहते हुए प्रोफेसर मनोज फिर से अपनी कार की चाबी लेकर अपनी कैबिन के बाहर निकल गए। प्रोफेसर विल्सन काउंसलर के साथ फिर से अपनी कैबिन में चले गए। अपनी मेज़ पर पड़े एग्जामिनेशन पेपर में से प्रोफेसर विल्सन ने काउंसलर का दिया हुआ रोल नंबर वाला सप्लीमेंट निकाला। आंसर पेपर अपने सामने रखने के बाद अपने चश्मे पहन लिए और गौर से पेपर चेक करने लगे। धीरे धीरे हर एक पन्ना पलटकर प्रोफेसर विल्सन ने बड़ी बारीकी से अनिका का लिखा हुआ आंसर पेपर चेक करना शुरू किया। देखते ही देखते उनके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। वो एक के बाद एक पन्ने पलटते रहे। हर पलटते पन्ने के साथ उनके चेहरे के हाव भाव और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग होने लगे थे। कुछ देर बाद वो फिर से अलट पलट कर बार बार एक ही आंसर पढ़े जा रहे थे।
काउंसलर को बताया गया था कि अनिका ने आधा पेपर छोड़ दिया था, मगर काउंसलर भी ये देखकर हैरान थी कि उसने कई सारे सप्लीमेंट लिखे थे। कुछ देर बाद प्रोफेसर विल्सन ने अपने चश्मे उतार कर मेज पर रखे। वो अपने हाथों की उंगलियों से अपना माथा धीरे से दबाने लगे। काउंसलर ने तभी प्रोफेसर से पूछा, क्या हुआ प्रोफेसर, क्या इस लड़की ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है? देखिए मेरी बात मानिए, अगर उस लड़की की ग्रेड बहुत ही ज़्यादा नीचे है तो आप मेहरबानी करके उसे डी ग्रेड दे दीजिए। आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मैं किसी तरह उसे कोई अच्छा ट्रेनर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर यहाँ के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो यही मार्कशीट उसे वहाँ भी सबमिट करनी होगी। हो सकता है उसका 1 साल बिगड़ जाए। और फिर पूरे एक्सचेंज प्रोग्राम का मोटिव तो ये है कि हम बाहर के स्टूडेंट को प्रोत्साहन दें। अगर अपनी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो फिर वहाँ पर उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाएंगे। हो सकता है बेचारी लड़की मेंटल डिप्रेशन में चली जाए। इससे पहले कि काउंसलर आगे कुछ कहती, प्रोफेसर विल्सन ने काउंसलर से पूछा, एक मिनट रुक जाओ, कुछ मत बोलो। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें जेनिफर का रोल नंबर याद है? काउंसलर ने स्पेशली जेनिफर को अनिका को ट्रेन करने के लिए बुलाया था, इसलिए काउंसलर अच्छी तरह से जेनिफर का रोल नंबर जानती थी। जब काउंसलर ने प्रोफेसर को जेनिफर का रोल नंबर बताया तो प्रोफेसर विल्सन ने आंसर शीट्स में जेनिफर की आंसर बुक निकाली और उसे इवेलुएट करने लगे। कुछ देर बाद जेनिफर की आंसर बुक इवेलुएट करने के बाद प्रोफेसर विल्सन हैरानी से काउंसलर की ओर देखने लगे। प्रोफेसर विल्सन ने काउंसलर से कहा, मैंने जेनिफर का रोल नंबर इसलिए मांगा क्योंकि मैं जेनिफर की आंसर बुक भी इवेलुएट करना चाहता था। मैंने जब प्रीति का एग्ज़ाम पेपर इवेलुएट किया तब मैं हैरान रह गया। मुझे लगा गलती से मुझे कोई बहुत ईजी एग्जामिनेशन पेपर सेट हो गया है, इसलिए मैंने जेनिफर का आंसर बुक इवेलुएट किया, मगर जेनिफर ने भी काफ़ी सवालों के गलत जवाब दिए हैं। एक सवाल तो इतना टफ था कि जेनिफर ने रीअटेम्प्ट भी नहीं किया है। इसका मतलब तो यही हुआ कि क्वेश्चन पेपर तो काफ़ी टफ था। काउंसलर प्रोफेसर की बातें समझ नहीं पा रही थी। काउंसलर ने भी हैरान होते हुए प्रोफेसर से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? प्रोफेसर विल्सन ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, आपने जिस लड़की के बारे में मुझे बताया है वो तो एक जीनियस है। उसने हर सवाल का सही जवाब दिया है। इनफैक्ट उसने उन सवालों के भी सही जवाब दिए हैं जो जेनिफर ने अटैम्प्ट भी नहीं किया है। प्रोफेसर की बात सुनकर काउंसलर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अटकती हुई आवाज़ में काउंसलर ने प्रोफेसर विल्सन से पूछा, इसका मतलब उसके ग्रेड? प्रोफेसर विल्सन ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, उसका ग्रेड A++ है। अनिका की ग्रेड के बारे में सुनकर काउंसलर के होश उड़ गए। स्टैव यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई फॉरेन स्टूडेंट जो एक्सचेंज प्रोग्राम में स्टैव यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में बैठा हो उसे इतने मार्क्स आए हों। ये अपने आप में स्टैव यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होने वाला था। प्रोफेसर विल्सन अपनी जगह से खड़े होते हुए काउंसलर से पूछने लगे, आपको क्या लगता है ये मनोज क्या फ़ैसला करेगा? अगर मुझे ये लड़की अपनी असिस्टेंट के तौर पर मिल जाए तो मुझे ये प्रोजेक्ट जल्दी से पूरा करने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। प्रोफेसर विल्सन के बदले हुए तेवर देखकर काउंसलर भी हैरान रह गई। काउंसलर के पास भी प्रोफेसर विल्सन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। काउंसलर ने अपनी बात रखते हुए प्रोफेसर से कहा, अब ये फैसला तो प्रोफेसर मनोज ही ले सकते हैं। टेस्ट पेपर देने के बाद अनिका कॉलेज कैंपस में बड़े ही ध्यान से चक्कर लगा रही थी। अनिका किसी तरह से स्पेशल लाइब्रेरी से फाइल नंबर 004 निकालने की कोई तरकीब सोच रही थी और इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी कि वहाँ प्रोफेसर विल्सन और प्रोफेसर मनोज के बीच क्या हुआ था। अनिका ये भी नहीं जानती थी कि जिस मैनेजर मनोज ने स्वाति मल्होत्रा की पुरानी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी इतने सालों तक संभाली थी, बहुत जल्द स्टैव यूनिवर्सिटी में अनिका की मुलाकात उसी मैनेजर मनोज के साथ एक तरह से अलग रूप में होने वाली थी। अनिका जब कैंपस का चक्कर लगा रही थी तब अचानक अनिका की नज़र राहुल पर पड़ी। राहुल कैंपस में कहीं दूर अपने क्रू मेंबर्स के साथ शूटिंग कर रहा था। जब अचानक ही शूटिंग कर रहे राहुल पर अनिका की नज़र पड़ी तब अनिका ने फिर से एक बात नोटिस की, आज राहुल फिर कल के मुकाबले कुछ अलग अलग लग रहा था। वही नाक नक्शा, वही हाइट, बॉडी, मगर फिर भी अनिका को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा था कि आज जो राहुल उसके सामने खड़ा था वो कुछ अलग था। अनिका कुछ देर तक राहुल को दूर से घूर घूर कर देखती रही। तभी शूटिंग कर रहे राहुल की नज़र अनिका पर पड़ी। जैसे ही शॉट खत्म हुआ राहुल दौड़कर अनिका के पास आने लगा। अनिका ने जब राहुल को अपनी ओर आते हुए देखा तो अनिका मुड़कर दूसरी डायरेक्शन में चलने लगी, मगर जैसे ही अनिका ने चलना शुरू किया अनिका की टक्कर किसी के साथ हो गई। स्पोर्ट्स शूज, शॉर्ट्स और एक लंबा सा प्रिंटेड टी शर्ट पहना वो लड़का अनिका को संभालते हुए कहने लगा, आई एम सॉरी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? जब उस लड़के ने अनिका का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अनिका से कहा, पहचाना मुझे? मैं जैक हूँ। अनिका कुछ देर तक ध्यान से जैक के चेहरे को देखती रही।
हालांकि अनिका ने जैक को पहचान लिया था, मगर अनिका ने ज़्यादा कुछ इंटरेक्शन ना करते हुए अपने कपड़े साफ किए और वहाँ से निकलने लगी। जैक अनिका के पीछे दौड़कर अनिका के साथ साथ चलते हुए कहने लगा, अरे तुम मुझे भूल गई। अरे उस दिन बास्केटबॉल कोर्ट में मिले थे हम, तुमने क्या शानदार बास्केट किया था। अभी तक मेरे दोस्त भूले नहीं हैं तुम्हारी गेम को। जैक की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, वेल थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि अनिका और तेज चल पाती, जैक तेजी से अनिका के सामने आ गया और अनिका का रास्ता रोक लिया। अनिका की आंखों में आंखें डालकर जैक ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? जैक का इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल सुनकर अनिका हैरान रह गई। जैक घुंघराले बाल का, ऊंचे कद का गोरा लड़का था। जैक की पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। जैक को देखकर ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्सिटी कैंपस की काफ़ी लड़कियां जैक के पीछे ज़रूर दीवानी होंगी, मगर वही जैक अनिका को देखते ही अनिका का दीवाना हो चुका था। जैक की आंखों में मासूमियत थी और उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस। अनिका जैक की फीलिंग्स अच्छी तरह समझ रही थी, मगर अफसोस अनिका के मन में जैक के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं थी जैसी फीलिंग जैक के मन में थी। अनिका ने जैक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अनिका के इस जवाब पर जैक ने हैरान होते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम जितनी ब्यूटीफुल लड़की का कोई बॉयफ्रेंड ना हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि तुम्हें अपने लेवल का कोई बॉयफ्रेंड ना मिला हो, मगर काफ़ी लड़कों ने तुम्हें प्रपोज तो ज़रूर किया होगा। जैक की बात को बीच में ही रोकते हुए अनिका ने कहा, मेरा मतलब है कि अभी फ़िलहाल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अनिका जवाब सुनते ही जैक के चेहरे पर फिर से चमक आ गई। जैक ने अनिका से पूछा, ओह, तो क्या तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है? अरे भाई, मैं भी जानता चाहता हूँ कि कौन है वो बेवकूफ़ लड़का जिसने इतनी खूबसूरत लड़की को हाथ से जाने दिया। जब जैक और अनिका बातें कर रहे थे तब राहुल धीरे धीरे चलकर उनके बिल्कुल करीब पहुँच चुका था। राहुल एक पेड़ के पीछे छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। अनिका ने अपना सर झुकाते हुए जैक की बातों का जवाब देते हुए कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। अनिका का जवाब सुनते ही जैक के चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। जैक ने अपना एक हाथ अपने सर पर रखते हुए अनिका से कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे ब्रेकअप का ये कारण हो सकता है। मुझे सचमुच बड़ा अफसोस हुआ ये खबर सुनकर। क्या मैं जान सकता हूँ कि इतनी कम उम्र में क्या हुआ था उसके साथ? अनिका इस वक्त जैक के इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहती थी। अनिका जैक को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बड़ी धीमी आवाज़ में अनिका ने जैक से कहा, देखो इस वक्त मैं ये बातें करने के मूड में नहीं हूँ, और फिर हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी नहीं हैं, फिर ये सारी बातें करने का क्या फ़ायदा? ये कहने के बाद अनिका जब वहाँ से आगे जाने लगी तब जैक ने फिर से उसका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम्हारी एक बात तो बिल्कुल सच है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं हैं, तो क्या ख्याल है एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लिया जाए? मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, मगर बीती बातों की वजह से अगर तुम अपनी ज़िंदगी में हर नए आने वाले का रास्ता रोक कर रखो तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। इससे पहले कि अनिका जैक के इस बात का कोई जवाब दे पाती, अनिका ही पेड़ के पीछे से राहुल ने बाहर आकर जैक से कहा, क्या परेशानी है तुम्हें? क्यों परेशान कर रहे हो इस लड़की को? राहुल को इस तरह देखकर जैक चौंक गया। जैक जानता था कि राहुल एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था, मगर राहुल ने जिस तरह गुस्से से जैक से बात की थी वो देखकर जैक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल उसके साथ इस तरह से क्यों बात कर रहा था। अनिका को राहुल की बातों में फिर से अजीब सा एरोगेंस नज़र आने लगा था। ये एरोगेंस ठीक उसी दिन जैसा था जैसा एरोगेंस राहुल ने अनिका के घर आकर दिखाया था। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि हर दिन राहुल की पर्सनैलिटी में इस तरह के चेंजेस क्यों आ रहे थे। राहुल बड़े ही गुस्से से जैक की ओर देखे जा रहा था। इससे पहले कि राहुल जैक को और कुछ कहता, अनिका ने जैक के सामने आते हुए कहा, देखो ये मेरा दोस्त है, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए राहुल ने कहा, अरे ऐसे कैसे दूर रहूं? तुम लीगली मेरी भाभी नहीं हुई तो क्या हुआ? मेरी होने वाली भाभी तो ज़रूर थी, इसलिए तुम्हारी सिक्योरिटी रखना मेरी जिम्मेदारी है। अनिका कुछ देर तक राहुल की आंखों को गौर से देखने लगी। अनिका राहुल के साथ अब ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैक और राहुल के बीच से रास्ता बनाते हुए अनिका आगे बढ़ने लगी। तभी अचानक जैक ने फिर से अनिका का पीछा किया और अनिका के साथ चलते चलते कहा, क्या मैं बस यही तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैंने सुना है कि तुम इस यूनिवर्सिटी में नई आई हो और हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस काफ़ी बड़ा है, मगर मैं इस कैंपस के कोने कोने से वाकिफ़ हूँ। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें यह कैंपस दिखा सकता हूँ। अनिका इस बार जैक का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए अनिका ने जैक से कहा, ठीक है, यू कैन कम विद मी।
जैसे ही पास खड़े राहुल ने यह बात सुनी, राहुल ने अनीका से ऊंची आवाज़ में पूछा, वैसे रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर कैसे हैं? ये तीनों नाम सुनकर जैक अचानक ही कंफ्यूज हो गया। उसने अनीका की ओर देखकर पूछा, ये अलेक्जेंडर, रिया और आर्यन कौन हैं? अनीका ने जैक की आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हुए कहा, वो तीनों मेरे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। अनीका ने जैसे ही बच्चों का जिक्र किया, जैक फटी हुई आंखों से अनीका की ओर देखता रहा। जैक ने अनीका को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद कहा, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे 3 बच्चे हैं? अभी तो तुम खुद एक बच्ची लग रही हो। मुझे नहीं लगता तुम्हारी उम्र 18 साल के ऊपर है। मान गया भाई तुम्हें, काफ़ी जल्दबाजी में बच्चे पैदा कर दिए, मगर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे बच्चे तो काफ़ी खूबसूरत और क्यूट होंगे। मुझे भी बच्चों से मिलना है। वो क्या है ना कि बच्चों की माँ मुझसे दोस्ती करना चाहे या ना चाहे, बच्चे ज़रूर मुझसे दोस्ती करेंगे। काफ़ी अच्छी तरह से बास्केटबॉल सिखा सकता हूँ मैं बच्चों को। जैक जिस तरह से अनीका को रिझाने की कोशिश कर रहा था, वो एफर्ट देखकर अनीका के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही राहुल ने अनीका के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, राहुल को ऐसा लगने लगा था जैसे उसने अभी अभी बिजली का तेज झटका महसूस किया था। पहले राहुल को लगा था कि बच्चों का नाम सुनकर जैक अपने कदम पीछे हटा लेगा, मगर बच्चों का नाम सुनने के बावजूद जैक के एटीट्यूड में और अनीका के प्रति जैक के बिहेवियर में कोई फ़र्क नहीं आया था। जैक के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जैक ने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि उसे अनीका के बच्चों के साथ मंजूरी थी। ये सारी बातें सोच सोच कर राहुल के कान और नाक से जैसे धुआं निकलने लगा था। राहुल के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। राहुल दौड़कर अनीका और जैक के पास गया और अनीका का रास्ता रोकते हुए कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की हरकत करते हुए? अरे रोहित को गए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ और तुम हो कि ये सब कुछ। राहुल ने ये कहते हुए अनीका का हाथ कस कर पकड़ लिया। अनीका ने झटके से राहुल का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर राहुल ने कस कर हाथ पकड़ रखा था। अनीका को इस बार महसूस हुआ कि इस बार के राहुल के स्पर्श और एक दिन पहले के स्पर्श में काफ़ी ज़्यादा फर्क था। अनीका ने ज़ोर से राहुल को पीछे धकेलते हुए कहा, तुमने क्या लेना देना? ये मेरी पर्सनल लाइफ है, और वैसे भी रोहित और तुम्हारे बीच तो कुछ खास संबंध थे ही नहीं। फिर अब क्यों उसकी मौत के बाद तुम्हें उसकी इतनी फिक्र हो रही है? देखो, मैं तुमसे कह देती हूँ कि मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। राहुल को वार्न करने के बाद अनीका ने मुड़कर जैक की ओर देखा और कहा, लेट्स गो। जैक भी खुशी खुशी अनीका को यूनिवर्सिटी कैंपस के सैर पर ले गया। राहुल लगातार जहरीली आंखों से अनीका और जैक को देखता रहा। तभी अचानक राहुल के पीछे एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने आकर कहा, सर आपका शॉट रेडी है, चलिए। असिस्टेंट डायरेक्टर की बात सुनते ही राहुल गुस्से से तिलमिलाने लगा। राहुल ने असिस्टेंट डायरेक्टर को जवाब देते हुए कहा, नहीं करना यार मुझे शूट, चले जाओ तुम लोग यहाँ से, कोई शूट वूट नहीं होगा आज। असिस्टेंट डायरेक्टर राहुल का ये जवाब सुनकर बिल्कुल हैरान रह गया। असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों ही पिछले 2 दिनों से राहुल के बिहेवियर से काफ़ी परेशान थे। पिछले 2 दिनों से वो कोई सीन ठीक तरह से शूट नहीं कर पाए थे। ऐसा नहीं था कि अचानक राहुल की एक्टिंग स्किल्स बिगड़ गई थी, मगर जिस तरह का रोल था उस तरह का परफॉर्मेंस राहुल नहीं दे पा रहा था। इसलिए डायरेक्टर ने सोचा था कि आज एक्स्ट्रा टाइम लगाकर, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाकर वो बिगड़े हुए टाइम को रिकवर कर लेंगे, मगर आज भी राहुल कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि ये अचानक आखिर राहुल को क्या हो गया था। यूनिवर्सिटी का कैंपस काफ़ी बड़ा और फैला हुआ था। कैंपस में हल्की सी धूप हुई थी। आज ज़्यादा ठंड भी नहीं थी, इसलिए डायरेक्टर ने सोचा कि आज का क्लाइमेट शूटिंग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, मगर राहुल कोऑपरेट नहीं कर रहा था। राहुल दूर खड़ा अभी भी अनीका और जैक को कैंपस के चक्कर लगाते हुए देख रहा था। असिस्टेंट डायरेक्टर के बार बार बुलवाने पर भी राहुल ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। पूरा का पूरा शूटिंग यूनिट राहुल के इंतज़ार में वहीं गार्डन में कैमरा और बाकी इक्विपमेंट पकड़ कर बैठे रहे। अब तो हीरोइन भी काफ़ी बेचैन हो रही थी। हीरोइन जानती थी कि राहुल काफ़ी पॉपुलर और नामचीन आर्टिस्ट था, मगर हीरोइन भी राहुल का ये एरोगेंस रोज़ रोज़ सहने के लिए तैयार नहीं थी। डायरेक्टर किसी तरह हीरोइन को सेट छोड़कर जाने से रोक रहा था। एक के बाद एक असिस्टेंट डायरेक्टर्स बार बार राहुल को बुलाने जा रहे थे, मगर राहुल ने किसी को घास नहीं डाली। राहुल कंटिन्यूसली अनीका पर नज़रें बनाए हुए था। जब सारे असिस्टेंट डायरेक्टर राहुल को बुलवाने से थक कर हार मान चुके थे, तब वो सारे के सारे डायरेक्टर के पास आए और कहने लगे, राहुल सर मानने के लिए तैयार ही नहीं है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। पिछले 2 दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे राहुल सर हैं ही नहीं, कोई और है। असिस्टेंट डायरेक्टर्स की बात सुनकर डायरेक्टर्स ने अपनी टोपी उतारी और राहुल को दूर से ही घूरने लगा।
शूटिंग जिस पार्क में हो रही थी उस पार्क के मेन गेट पर खड़ा राहुल अचानक ही पार्क में एक बड़े से पेड़ के पीछे चला गया। राहुल ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। फ़ोन स्क्रीन पर किसी का नाम फ्लैश हो रहा था। अचानक फ़ोन कनेक्ट हुआ और राहुल के कानों पर एक आदमी की गहरी आवाज़ पड़ी। राहुल ने उस आदमी से कहा, रोहित मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी अनिका बहुत जल्द तुम्हारे हाथों से फिसलने वाली है। हेलो गाइज, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दरअसल पिछले 2 दिनों से जो आदमी डायरेक्टर के साथ शूटिंग कर रहा था वह और कोई नहीं बल्कि खुद रोहित मारवा था। रोहित भी शूटिंग में ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता था, मगर कैरेक्टर रिक्वायरमेंट के मुताबिक रोहित परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर सभी परेशान थे। उन्होंने सोचा था कि आज एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर राहुल के पास कुछ एक्स्ट्रा सीन्स निकलवा लें ताकि शूटिंग शेड्यूल फिर से पटरी पर आ जाए। मगर सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि राहुल किसी भी तरह से कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। राहुल के इस बिहेवियर की वजह सिर्फ राहुल खुद जानता था। उसकी आंखों के सामने उसकी होने वाली भाभी किसी यूनिवर्सिटी के लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही थी और राहुल से यह देखा नहीं जा रहा था। रोहित ने जब राहुल की बात सुनी तब रोहित ने अपनी गहरी आवाज़ में फ़ोन पर राहुल से कहा, यह क्या कह रहे हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, रोहित मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ, एक काफ़ी हैंडसम लड़का है और मेरी आंखों के सामने वह दोनों यूनिवर्सिटी कैंपस के चक्कर लगा रहे हैं। राहुल की इस बात पर रोहित ने जवाब देते हुए कहा, देखो अनिका खूबसूरत लड़की है, लड़के उसके पीछे पड़े, यह बात नेचुरल है, इस बात का इतना सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोहित की बात पर पलटकर जवाब देते हुए राहुल ने कहा, अरे यार कैसे मंगेतर हो तुम, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरी आंखों के सामने दोनों के बीच इंटरेक्शन हुआ है तो कुछ तो बात होगी। अनिका अच्छी तरह से जानती है कि वह लड़का अनिका को पसंद करता है। अनिका अच्छी तरह से उसके इंटेंशन के बारे में सब कुछ जानती है, मगर फिर भी उस लड़के के कहने पर अनिका उसके साथ घूमने चली गई। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी अब अपनी आंखें खोल लो। तुम्हारी आंखों पे जो प्यार की पट्टी बंधी है उसे उतारकर अनिका का असली चेहरा देखो। तुम्हारी मौत की खबर को अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि मैडम ने दूसरा बॉयफ्रेंड तलाशना भी शुरू कर दिया। जैसे ही राहुल ने अपनी बात पूरी की उसे फ़ोन पर फिर से वह गहरी आवाज़ सुनाई दी, क्या तुमने खुद देखा है कि अनिका उसके साथ गई? राहुल ने अपनी बात को फिर से क्लियर करते हुए कहा, रोहित मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि वह खुद हंसते हंसते उसके साथ गई है। अच्छा हुआ शादी से पहले ही हमें अनिका के असली रंग के बारे में पता चल गया। मैं तो कहता हूँ तुम अब उसके साथ शादी बिल्कुल मत करना। अभी राहुल ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि सामने से ऊंची आवाज़ में उसे अपनी बात का जवाब मिला, देखो तुम उस लड़के, क्या नाम है उसका? राहुल ने जवाब देते हुए कहा, जैक नाम है उसका। राहुल की बात सुनते ही सामने से आवाज़ आई, हाँ वही जैक, उस पर नज़र रखना, लगता है उस लड़के में कुछ गड़बड़ है। जैसे ही राहुल ने यह बात सुनी उसने अपनी बात फिर से दोहराते हुए कहा, मैं तुम्हें कब से यह बात कह रहा हूँ, वह लड़का पूरी तरह से गड़बड़ है और अनिका भी ऐसे लड़के के साथ। अचानक ही राहुल बोलते बोलते रुक गया। राहुल के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। राहुल ने फ़ोन पर कहा, इसका मतलब यह है कि तुम कहना चाहते हो कि वह लड़का। इससे पहले कि राहुल अपनी बात पूरी करता, फ़ोन पर उस गहरी आवाज़ ने राहुल की बात पूरी करते हुए कहा, हाँ अनिका को ज़रूर कोई डाउट हुआ होगा उस लड़के पर और इसीलिए वह उसके साथ गई है। तुम उस लड़के पर नज़र रखना, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो उसे सिक्योरिटी देना। हाँ तुम अनिका के रास्ते में मत आना। राहुल को अब यकीन हो चुका था कि रोहित पूरी तरह से अनिका के प्यार में अंधा हो चुका था। अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए राहुल ने फ़ोन पर कहा, किस तरह के आदमी हो तुम यार, आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हो। तुम जिसे प्यार करते हो वह लड़की किसी और के साथ कैंपस में मुस्कुराते हुए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह घूम रही है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं उसके रास्ते में ना आऊँ। इसका मतलब तो यह है कि अनिका जितने चाहे लड़कों के साथ डेट करे, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? तभी राहुल के कानों पर फिर से सख्त आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें कहा जाए वही करो, बस अपनी नज़र बनाए रखो। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद राहुल का चेहरा पहले से भी ज़्यादा उतर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे राहुल मन ही मन अनिका को नफरत करने लगा था। वहाँ अनिका इन सारी बातों से अनजान जैक के साथ कैंपस में टहल रही थी।
जैक अनिका को यूनिवर्सिटी और कैंपस के बारे में तरह तरह की चीज़ें बता रहा था। अनिका भी बड़े ही ध्यान से जैक की सारी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद जैक और अनिका ने अपने कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज किए और फिर जैक वहां से चला गया। जैक के जाते ही जेनिफर अनिका के पास आई और कहने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ करने क्या आई हो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने तुम्हें चुना है इतने प्रेस्टिजियस प्रोग्राम के लिए कि तुम स्टाफ यूनिवर्सिटी में आकर यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का एक्सपीरियंस ले सको। क्या तुम्हें पता भी है कि कितने स्टूडेंट इस अपॉर्चुनिटी के लिए सालों साल मेहनत कर चुके होंगे, मगर उन सब की जगह तुम्हें यह ऑफर मिला है कि तुम इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सको, मगर बजाय इसके कि तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, तुम यहाँ पर लड़कों के साथ दोस्ती करने में अपना वक्त गंवा रही हो। अरे किस तरह समझाऊं मैं तुम्हें कि कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है तुम्हें, और अगर यह अपॉर्चुनिटी तुम ग्रैब करने में कामयाब नहीं हुई तो यह तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर होगा। अनिका जानती थी कि जेनिफर जो कुछ भी कह रही थी वह उसकी भलाई के लिए कह रही थी, मगर इस वक्त अनिका का ध्यान कहीं और था। अनिका बड़े ही ध्यान से यूनिवर्सिटी गेट की तरफ आगे बढ़ रहे जैक को देख रही थी। अनिका को इस तरह से जैक को देखते हुए जब जेनिफर ने नोटिस किया तो जेनिफर ने अपना एक हाथ सर पर मारते हुए अनिका से कहा, तुम नहीं सुधरोगी। मुझे तो लगता है तुम यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आई हो, पढ़ाई करने आई ही नहीं हो। अभी जेनिफर अनिका को डांट लगा ही रही थी कि काउंसलर भी वहां आ पहुंची। अनिका और जेनिफर को एक साथ देखकर काउंसलर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे प्रीति, जेनिफर, तुम दोनों यहीं पर हो? मैं तुम ही लोगों को मिलने आ रही थी। अच्छा हुआ तुम दोनों साथ साथ ही मिल गई। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रोफेसर विल्सन ने मेरी रिक्वेस्ट पर अनिका का एग्जाम पेपर जल्दी एग्जामिन कर लिया। काउंसलर की बात पूरी होते ही जेनिफर ने काउंसलर मैडम से कहा, हाँ तो जरा बताइए इस लड़की को कि ये यूनिवर्सिटी कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ के एग्जाम्स कितने डिफ़िकल्ट होते हैं, इस बात का तो इस लड़की को अब तक एहसास नहीं हुआ है। इसने कितने स्कोर किया है यह इसे बताइए, ताकि इसे भी एहसास हो कि अगर इस यूनिवर्सिटी में कुछ और दिन गुजारने हैं तो फिर कितनी मेहनत करनी होगी। जेनिफर काफ़ी मेहनती लड़की थी। जेनिफर का खानदान इकोनॉमिकली बैकवर्ड था। जेनिफर अपने आप को और अपने खानदान को ऐसी परिस्थितियों से उभारने के लिए जी जान लगाकर पढ़ाई करती रहती थी। तब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के बावजूद जेनिफर कभी भी रिलैक्स्ड नहीं हुई थी। लड़कों के साथ दोस्ती करना, घूमना फिरना, डेटिंग करना, अफेयर करना, यह सब तो जेनिफर को जैसे टाइम वेस्ट लगता था। जो लड़कियां इन सब बातों में अपना वक्त बर्बाद करती थी, जेनिफर उन लड़कियों से भी दूरी बनाए रखना ही पसंद करती थी। जेनिफर दिल की बुरी नहीं थी, बस कभी कभी उसके मन में चल रही कड़वाहट उसकी जुबान पर आ जाती थी। काउंसलर ने जेनिफर का हाथ पकड़कर कहा, जेनिफर मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहती हूँ कि तुम अनिका के साथ उसके गाइड बनकर रहो। अनिका इस यूनिवर्सिटी में नई है, इस यूनिवर्सिटी के तौर तरीकों को अच्छी तरह से नहीं जानती, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उसे गाइड करो। मगर जेनिफर ने धीरे से अपना हाथ झटकते हुए काउंसलर से कहा, देखिए मैडम, मैं वक्त बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकती, और मैं ऐसी किसी लड़की के साथ दोस्ती भी नहीं रखना चाहती जिसे अपने ही कैरियर की परवाह ना हो। मेहरबानी करके मुझे इस लड़की से दूर रखिए, मैं इसके गाइड नहीं बन सकती। जैसे ही अनिका ने जेनिफर की यह बात सुनी, अनिका ने बड़ी ही शांति से जेनिफर और काउंसलर मैडम की ओर देखकर कहा, मेरे लिए जेनिफर को तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के तौर तरीकों के बारे में तो मैं धीरे धीरे सीख ही जाऊंगी, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी और को परेशानी उठानी पड़े। आई थिंक मुझे चलना चाहिए, मुझे और भी कई सारे काम हैं। इससे पहले कि अनिका जाने लगती, काउंसलर मैडम ने उसे रोकते हुए कहा, अरे प्रीति, मेरी बात तो सुनो। काउंसलर मैडम की बात सुनकर अनिका अपनी जगह पर रुक गई। अनिका ने मुड़कर काउंसलर मैडम की ओर देखकर बड़ी ही रिस्पेक्ट से पूछा, यस मैडम, क्या मैं आपके लिए और कुछ कर सकती हूँ? काउंसलर मैडम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। जब अनिका ने देखा कि कुछ देर तक काउंसलर मैडम खामोश रही तो मुस्कुराते हुए अनिका ने अपना सर झुकाकर काउंसलर मैडम से कहा, ठीक है तो मैं चलती हूँ। यह कहने के बाद अनिका सीधे यूनिवर्सिटी कैंपस से एग्जिट की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका को इस तरह एरोगेंटली जाता हुआ देखकर जेनिफर ने काउंसलर मैडम से कहा, मैंने कहा था ना आपसे, इस लड़की को पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। देखिए मैडम, मैं भी चाहती हूँ कि किस्मत ने जो मुझे दिया है वह मैं बाकी सबके साथ बांटूं। नॉलेज तो बांटने से ही बढ़ता है, यह बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मगर इस तरह की लड़कियों के साथ दोस्ती करने में मैं अपने कीमती वक्त का नुकसान नहीं कर सकती।
काउंसलर मैडम फटी हुई आंखों से एग्जिट की ओर चल रही अनिका को देख रही थी। काउंसलर मैडम ने बिना पलके झपकाए जेनिफर से कहा, क्या तुम जानती हो इस लड़के का क्या ग्रेड मिली है एग्जाम में? इस सवाल पर जेनिफर ने मुंह बनाते हुए कहा, जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। इसे तो सबसे कम मार्क्स मिले होंगे पूरे क्लास में। मेरे ख्याल से ई ग्रेड मिला होगा। हाँ, मैंने देखा था कि इसने 1-1.5 घंटे तक सप्लीमेंट पर कुछ लिखा था। हो सकता है कि एग्जामिनर ने तरस खाकर उसे डी ग्रेड दे दिया हो। तभी अचानक काउंसलर मैडम के मुंह से निकला A+। जेनिफर को लगा कि शायद काउंसलर मैडम मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी, जो बात ठीक तरह से जेनिफर के कानों तक नहीं पहुंची थी। इसीलिए अपनी आंखें छोटी करते हुए जेनिफर ने काउंसलर मैडम से पूछा, क्या कहा आपने अभी अभी? क्या ग्रेड मिला है इसे? अपने पलके झटपटाते हुए काउंसलर मैडम ने जेनिफर की तरफ देखा और कहा, इसे A++ ग्रेड मिला है। काउंसलर मैडम की बात सुनकर जेनिफर हैरान हो गई। जेनिफर ने अटकती हुई आवाज में मैडम से पूछा, यह क्या कह रही हैं आप? नहीं, आपसे जरूर कोई गलती हुई होगी। आपसे किसी ने कह दिया कि इसे A++ मिला है। क्या आप जानती हैं, आज का पेपर बहुत टफ था। मैंने क्लास के बाकी ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ भी पेपर डिस्कस किया। आज के पेपर में हम लोग खुद B+ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये सुनकर काउंसलर मैडम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मगर यह सच है, प्रोफेसर विल्सन ने खुद इसका पेपर एवेल्युएट किया है और इसे A++ ग्रेड मिली है। काउंसलर मैडम के मुंह से यह बात सुनकर जेनिफर के होश उड़ गए थे। अब काउंसलर मैडम की आंखों की तरह ही जेनिफर की आंखें भी फटी की फटी रह गई थी। जब जेनिफर ने मुड़कर अनिका की ओर देखने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि अनिका उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। काउंसलर मैडम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए जेनिफर से कहा, मैं तो यह चाहती थी कि तुम उसके साथ रहकर यह समझने की कोशिश करो कि यह लड़की किस तरह से पढ़ाई करती है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया है, मगर कभी मैंने इस तरह का कोई स्टूडेंट नहीं देखा। जैसे कि तुम एक स्टूडेंट हो, दिन रात मेहनत करती हो, पढ़ाई करती हो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स भी आते हैं। मैं यह भी जानती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बेहद कम पढ़ाई करते हैं और फिर भी उन्हें ज़्यादा मार्क्स आते हैं, मगर इस लड़की में कुछ अलग ही बात है। मैंने खुद इसकी आंसर शीट देखी है। इसके हैंडराइटिंग से लेकर इसके विचार सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन है। पेपर में कहीं पर भी इसने कोई गलती नहीं की है। हर चीज़ बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे टाइप की गई हो। इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह लड़की एक बार जो सोच लेती है वही सही होता है। यह बार बार अपने विचार बदलती नहीं है। मैं तो चाहती थी कि तुम अगर इसके साथ रहो तो तुम भी इसकी पढ़ाई की टेक्निक का फ़ायदा उठा सकती हो। पहले मैंने इस लड़की को देखकर यह सोचा था कि अगर हम इसकी मदद करें तो हो सकता है कि इसे हमारी मदद से अपनी यूनिवर्सिटी जाने के बाद कुछ फ़ायदा पहुंच सकता है, मगर अब तो मुझे लगता है कि तुम इस लड़की के साथ रहो ताकि तुम इस लड़की के जरिए इस लड़की की पढ़ाई की टेक्निक हमारी यूनिवर्सिटी में भी इंट्रोड्यूस कर सको। जेनिफर को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस लड़की को वह बेपरवाह समझ रही थी वह दरअसल काफ़ी प्रैक्टिकलर और सुलझी हुई लड़की थी। फिर से एक बार कंफर्म करते हुए जेनिफर ने काउंसलर मैडम से पूछा, मैडम आप श्योर हैं ना कि आप इसी लड़की के बारे में बात कर रही हैं? काउंसलर मैडम ने अपनी बातों को फिर से दोहराते हुए कहा, मैंने कहा ना तुमसे, मैंने अपनी आंखों से देखा। इनफैक्ट प्रोफेसर को ऐसा भी लगा कि शायद उनसे कोई इजी पेपर सेट हो गया होगा, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा आंसर पेपर भी इवेल्युएट किया। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, तुम्हें B+ ग्रेड मिला है। जेनिफर को पक्का यकीन हो गया था कि ये सीधी सादी सी दिखने वाली लड़की कोई बहुत बड़ी जीनियस थी। जेनिफर को इस बात का एहसास हो गया था कि उसने उसे पहचानने में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वहाँ अनिका जो कैंपस की गेट की ओर आगे बढ़ रही थी, अचानक ही गेट से किसी को अंदर आते हुए देखकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। अनिका ने देखा कि एनटीटी कंपनी का CEO यानी कि रेखा मासी का सबसे छोटा भतीजा ओजस अपने कुछ लोगों के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुआ। ओजस को अचानक अपने सामने देखकर अनिका तेजी से एक पेड़ के पीछे छुप गई। अनिका ने मासी को बताया नहीं था कि वह लंदन आई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके दुश्मन उसका पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी पहुंच जाएं, इसीलिए अनिका ने अपना नाम, अपना पता, ठिकाना सब कुछ सीक्रेट रखा था। अनिका प्रीति के नाम से यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई थी, जहां वो किराए के घर पर रहा करती थी। वहां भी सुस्मिता ने अनिका का नाम प्रीति ही बताया था।
अनिका जानती थी कि अगर ओजस ने अनिका को यूनिवर्सिटी कैंपस में देख लिया तो अनिका के लंदन आने की खबर बहुत जल्द रेखा मासी तक पहुंच जाएगी और अनिका फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। अनिका किसी भी हालत में V16 पावर ड्रग तक पहुंचना चाहती थी। इसीलिए अनिका ने जेनिफर से भी माफ़ी मांग ली थी और यह कह दिया था कि दोबारा अनिका के लिए उसे कोई परेशानी नहीं उठानी होगी। अनिका किसी को अपने होने की असली वजह नहीं बता सकती थी, इसीलिए यह जानते हुए भी कि जेनिफर दिल की साफ थी, अनिका को जेनिफर और काउंसलर मैडम के सामने रूड बिहेव करना पड़ा। एनटीटी कंपनी के सीईओ ओजस के पीछे उसके 3-4 खास लोग आ रहे थे। यह सारे के सारे लोग इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से थे, जिन्हें कंपनी में सिर्फ इसलिए रखा गया था ताकि वह लोग कंपनी को सही तरह की इन्वेस्टमेंट करने में मदद कर सकें। जिनमें से एक था स्टाफ यूनिवर्सिटी का ही एक्स स्टूडेंट सुकेश। जब सुकेश अपने बॉस के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुआ तब अचानक उसकी नज़र एक स्टूडेंट पर पड़ी, मगर जब उसने दोबारा उस स्टूडेंट को देखने की कोशिश की तो पल भर में वह स्टूडेंट उसकी नज़रों के सामने से गायब हो गई थी। सुकेश को एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसने उस स्टूडेंट का चेहरा पहले भी कहीं देखा था। काफ़ी सोचने के बाद सुकेश को एहसास हुआ कि उस स्टूडेंट की शक्ल ठीक उस लड़की से मिलती थी जो नई नई उसके पड़ोस में अपने बच्चों के साथ रहने आई थी। सुकेश समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो देखा था वह सिर्फ उसके मन का वहम था या सचमुच पड़ोस में नई नई रहने वाली वो लड़की यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की भीड़ के बीच में उसे दिखाई दे रही थी। सुकेश अपने बॉस के पीछे पीछे एक ऑफिस के अंदर चला गया। वैसे अनिका भी इस बात को लेकर हैरान थी कि एनटीटी कंपनी का सीईओ ओजस आखिर यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या कर रहा था। अनिका जानना चाहती थी कि ओजस यहाँ किससे मिलने आया था। इसीलिए ओजस और उसके आदमियों के जाने के बाद अनिका उस पेड़ के पीछे से बाहर निकली और उन लोगों का पीछा करते हुए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई। ओजस अपने साथियों के साथ एक बड़े से कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर दाखिल हुआ। ओजस को अंदर आता हुआ देखकर प्रोफेसर मनोज अपनी जगह से खड़े हो गए और ओजस के साथ हाथ मिलाते हुए कहने लगे, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मेरे लिए अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ मुझसे मिलने आए। ओजस ठीक प्रोफेसर मनोज के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए प्रोफेसर मनोज से कहने लगा, अरे नहीं नहीं, हम तो नए नए एक्सपेरिमेंट में इन्वेस्टमेंट करते ही रहते हैं। हमारी कंपनी सिर्फ प्रेजेंट में नहीं बल्कि फ्यूचर में भी इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि वक्त रहते यही इन्वेस्टमेंट हमें फ्यूचर में बाकी लोगों से भी आगे रखे। उसकी बात सुनते ही प्रोफेसर मनोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रोफेसर मनोज समझ नहीं पा रहे थे कि वह इतने बड़े आदमी के साथ किस तरह से बात शुरू करे। प्रोफेसर मनोज उन लोगों में से थे जो लोग काम करना तो जानते थे मगर अपने काम को किस तरह से प्रेजेंट करना था यह कला उनके अंदर नहीं थी। जब उसने देखा कि प्रोफेसर मनोज को प्रोजेक्ट के बारे में बात कहाँ से शुरू करनी है यह समझ नहीं आ रहा था तो उनकी मदद करते हुए ओजस ने कहा, तो बताइए सर, क्या है आपका प्रोजेक्ट और क्या खास बात है इसमें। ओजस की बात सुनते ही कांपते हुए हाथों से प्रोफेसर मनोज ने अपने बैग से एक फाइल निकाली और मेज पर रख दी। ओजस ये देखकर हैरान हो गया था कि प्रोफेसर मनोज ने ना तो कोई प्रेजेंटेशन तैयार किया था और ना ही उनके पास कोई लैपटॉप था। ओजस के साथ आए उसके साथी भी समझ गए थे कि प्रोफेसर मनोज काफ़ी नोरोगेंस्ट थे। जब ओजस ने फाइल खोलकर उसे पढ़ने की कोशिश की तो यह देखकर हैरान हो गया कि प्रोफेसर मनोज ने अपने हाथों से प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स कागज पर लिखे थे। उनके हैंड राइटिंग भी ज़्यादा साफ नहीं थे। ओजस ने कुछ देर फाइल पढ़ने की कोशिश की और फिर फाइल बंद करने के बाद उसने प्रोफेसर मनोज की ओर देखकर कहा, क्या आपका कोई असिस्टेंट नहीं है जो प्रोजेक्ट के बारे में हमें डिटेल में कुछ समझा सके। प्रोफेसर मनोज ओजस की बात सुनकर और भी ज़्यादा पैनिक हो गए थे। दरअसल प्रोफेसर मनोज किसी इन्वेस्टर को कन्वेंस करने में काफ़ी कमज़ोर थे और इसीलिए कई सालों तक भरपूर कोशिश करने के बाद भी वह स्वाति मल्होत्रा की फार्मास्यूटिकल कंपनी को उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा पाए थे जहां उसे होना चाहिए था। जब प्रोफेसर मनोज ने ओजस और उसके साथ आए लोगों का एटीट्यूड देखा तो उन्हें समझ में आ गया था कि शायद प्रेजेंटेशन करने में उनसे कोई गलती हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। प्रोफेसर मनोज ने खड़े होकर ओजस को लेबोरेटरी की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए ना आप लोग मेरी लेबोरेटरी में चलिए, प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स वहीं डिस्कस कर लेते हैं। ओजस ने पहले तो अपने साथियों की ओर देखा और फिर प्रोफेसर मनोज की बात मानते हुए उनके पीछे पीछे लेबोरेटरी के अंदर चले गए। लेबोरेटरी में कोई मौजूद नहीं था। लेबोरेटरी बिल्कुल खाली थी। प्रोफेसर मनोज ने पूरा का पूरा कमरा काफ़ी अस्वस्थ रखा था।
लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट की चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी। किसी भी चीज का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे ओजस और उसके साथी किसी ऐसे स्कूल के बच्चे के कमरे में आ गए थे जिसकी मोम कुछ दिनों के लिए उसे अकेला छोड़कर कहीं बाहर गई थी। लेबोरेटरी में आने के बाद प्रोफेसर मनोज को एहसास हुआ कि अब वक्त आ गया था कि उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में बात शुरू कर देनी चाहिए। अपनी ही फाइल पढ़ने की कोशिश करते हुए प्रोफेसर मनोज की कई बार हड़बड़ाने लगे। वह जो बातें कहना चाहते थे वह बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। तब फिर से प्रोफेसर मनोज को बीच में ही रोकते हुए ओजस ने पूछा, देखिए प्रोफेसर, मुझे सचमुच आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी है, खासकर इसलिए क्योंकि जितने भी फाइलें मेरे पास आई थी उनमें आप अकेले इंडियन हैं और इंडियन होने के नाते मुझे लगा कि मुझे ज़रूर आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके आपकी मदद करनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि आप ठीक तरह से अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं आपके प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ नहीं पाऊंगा तो फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हमें काफ़ी मुश्किल होगी। ओजस की बात सुनकर प्रोफेसर मनोज और भी ज़्यादा हड़बड़ाने लगे। ओजस ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे ख्याल से अगर आपका कोई असिस्टेंट हो तो वह हमें बेहतर एक्सप्लेन कर सकता है। ओजस बार बार असिस्टेंट के बारे में प्रोफेसर मनोज से पूछ रहा था। प्रोफेसर मनोज ने अब तक कोई ऑफिशियल असिस्टेंट अपॉइंट नहीं किया था, मगर यह बात वह अपने इन्वेस्टर्स के सामने नहीं कहना चाहते थे। अचानक ही उनके दिमाग में एक नाम आया। प्रोफेसर मनोज ने बिना सोचे समझे ओजस से कह दिया, मेरी एक असिस्टेंट है जो कि एक बहुत ही होनहार लड़की है, प्रीति नाम है उसका, वह भी इंडियन है। मैं एक काम करता हूँ, अभी काउंसलर से कहकर प्रीति को यहाँ बुलवा लेता हूँ। आप जरा 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं प्रीति को बुला लेता हूँ। यह कहते हुए प्रोफेसर मनोज लेबोरेटरी से बाहर चले गए। उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और काउंसलर को फ़ोन कर दिया। वह बार बार लेबोरेटरी के अंदर झांक कर देख रहे थे। उन्हें डर था कि ओजस और उसके साथी कहीं चले ना जाएं, क्योंकि उन सभी की नाराजगी प्रोफेसर मनोज ने उनके चेहरे पर पढ़ ली थी। अंदर जो लोग ओजस के साथ बैठे थे उन्हें ओजस को अपनी अपनी सलाह देते हुए कहा, बॉस, हमें नहीं लगता कि हमें इस आदमी के प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए। अरे कई हजार फाइलें हैं हमारे पास, आखिर हमें इतने अनऑर्गेनाइज्ड आदमी के प्रोजेक्ट में इतने पैसे डालने की क्या ज़रूरत है। ओजस अपने साथियों की बात सुनकर एक गहरी सोच में पड़ गया। उसने अपने साथियों की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि ये आदमी काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, पता नहीं अपना प्रोजेक्ट कैसे पूरा कर पाएगा। मैंने तो सोचा था कि हमारे ही देश का आदमी है तो उसकी मदद कर ली जाए, मगर मुझे लगता है कि इस पर पैसे लगाना लंगड़े घोड़े पर पैसे लगाने जैसा होगा। उसके साथी भी ओजस की इस बात से बिल्कुल सहमत थे। उसने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपने साथियों से कहा, एक काम करो, उसे वापस आ जाने दो, कोई ना कोई बहाना ढूंढकर यहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ लेबोरेटरी के बाहर प्रोफेसर मनोज काउंसलर को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर काउंसलर अपना फ़ोन रिसीव नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से प्रोफेसर मनोज की घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वहाँ अनिका भी ओजस का पीछा करते हुए बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो गई थी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर ओजस यहाँ किससे मिलने आया था और यूनिवर्सिटी आने के पीछे ओजस का मकसद क्या था। लेबोरेटरी बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर थी। अनिका लिफ्ट से ऊपर जाते हुए हर फ्लोर पर यह देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ओजस कौन से डिपार्टमेंट में मीटिंग करने गया था। जब 7वें फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो अचानक अनिका ने देखा कि उसके ठीक सामने उसके कंपनी के मैनेजर मनोज खड़े थे। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तब अनिका ने देखा कि प्रोफेसर मनोज ने प्रोफेसर विल्सन का कॉलर पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोफेसर विल्सन लेबोरेटरी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर प्रोफेसर मनोज उन्हें लेबोरेटरी के अंदर जाने से रोक रहे थे। अनिका लिफ्ट से निकलकर कॉरिडोर के एक दीवार के पीछे छुप गई और सब कुछ देखने लगी। प्रोफेसर मनोज विल्सन से कह रहे थे, देखो विल्सन, तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर जाकर मेरा पूरा खेल खराब करना चाहते हो। तुम जलते हो मुझसे। अगर ये इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रोफेसर विल्सन अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर प्रोफेसर मनोज ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए प्रोफेसर विल्सन ने कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुम्हारे प्रोजेक्ट को। मैं तुम्हें इस तरह लोगों को धोखा देते हुए नहीं देख सकता। मैं इस तरह चीटिंग करने नहीं दूंगा तुम्हें। एनटीटी कंपनी के साथ मेरे बहुत पुराने रिश्ते हैं और मैं उनके साथ ऐसा धोखा होते हुए नहीं देख सकता। अभी जाकर उन लोगों को बताता हूं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट बिल्कुल वाहियात है। जब प्रोफेसर विल्सन ने अपने आप को छुड़ाकर लेबोरेटरी के अंदर जाने की कोशिश की तो प्रोफेसर मनोज ने फिर से उनका रास्ता रोकते हुए कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते।
20 सालों बाद ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ लगी है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा ये प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। और मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं पिछले 20 साल में यहाँ नहीं था, इसीलिए तुमने मेरे बारे में लोगों के बीच जाने क्या क्या बातें फैला रखी हैं। मगर असली बात तो ये है कि तुम डरते हो कि 20 साल में जो तुम नहीं कर पाए वह मैं महज 1 महीने के अंदर अगर मैंने कर दिया, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इस बार प्रोफेसर विल्सन ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, अरे तुमने 20 साल में क्या किया है उसकी सारी जानकारी है मेरे पास। खुद तो 20 सालों में एक कंपनी ठीक से चला नहीं पाए और अब यहाँ पर आकर लोगों के पास से करोड़ों रुपए ऐंठना चाहते हो। मैं तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। कॉलेज के प्रोजेक्ट के नाम पर तुम किसी के साथ इस तरह से धोखा नहीं कर सकते। 20 साल पहले प्रोफेसर मनोज की भी काफ़ी इज्जत हुआ करती थी स्टाउ यूनिवर्सिटी में, मगर 20 साल के बाद वापस लौटने पर अब लोगों के मन में सिर्फ एक ही बात थी कि प्रोफेसर मनोज अपना बिजनेस संभालने के लिए इंडिया गए थे और वहां पर नाकामयाबी हासिल करने के बाद 20 साल बाद वो फिर से अपनी पोस्ट पर लौटे थे। 20 साल पहले प्रोफेसर मनोज की इज्जत इतनी ज़्यादा थी कि स्टाफ यूनिवर्सिटी ने उन्हें फिर से उसी पोस्ट पर रख लिया था। मगर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर अभी भी प्रोफेसर मनोज को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आ रही थी। उन्होंने जब अपना प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया तब ज़्यादा स्टूडेंट ने भी उनके प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसीलिए प्रोफेसर मनोज अब तक अपने प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छा असिस्टेंट ढूंढने में भी कामयाब नहीं हुए थे। वहाँ प्रोफेसर विल्सन जवानी के दिनों से प्रोफेसर मनोज के कॉम्पिटिटर रहे थे। 20 सालों में प्रोफेसर विल्सन ने काफ़ी इज्जत कमाई थी यूनिवर्सिटी में। वो जब भी कोई प्रोजेक्ट डिक्लेयर करते उन्हें जल्द से जल्द कई सारे होनहार बच्चे असिस्ट करने के लिए मिल जाते थे और इन्वेस्टर की भी कोई कमी नहीं रहती थी। मगर आज तक प्रोफेसर विल्सन को कोई मेजर इन्वेस्टर नहीं मिला था और इसी बात का उन्हें दिल में अफसोस था। उन्हें छोटे मोटे इन्वेस्टर तो ज़रूर मिल जाया करते थे, मगर एनटीटी जैसी कंपनी के साथ अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद उन्हें एनटीटी से कभी कोई फाइनेंस नहीं मिला था। वहाँ प्रोफेसर मनोज ने जब अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों से कहा तब किसी ने उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तभी उनके पुराने एक दोस्त ने उन्हें अपनी फाइल एनटीटी तक पहुँचाने में मदद की। प्रोफेसर मनोज का एक दोस्त अच्छी तरह से जानता था कि इंडियन कनेक्शन होने की वजह से शायद एनटीटी कंपनी उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाए और ठीक वही हुआ। ये बात जब प्रोफेसर विल्सन को पता चली तब वो आग बबूला हो गई। प्रोफेसर विल्सन लगातार अपने शरीर को प्रोफेसर मनोज की गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करते रहे। लेबोरेटरी के अंदर जाकर वो एनटीटी कंपनी के सीईओ ओजस की टीम से मिलकर ये बताना चाहते थे कि वह प्रोफेसर मनोज के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करे। वो जानते थे कि उनके साथ पुराने ताल्लुकात होने की वजह से एनटीटी कंपनी उनकी बात को जरूर मानेगी। प्रोफेसर मनोज ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, देखो विल्सन, यहाँ से चले जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करो। अगर तुम मेरे प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढना चाहते हो तो अपने बलबूते पर ढूंढो। तुम अंदर जाकर मेरा काम बिगाड़ो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी पलटकर जवाब देते हुए प्रोफेसर विल्सन ने कहा, अरे क्या काम चल रहा है तुम्हारा अंदर? तुम्हारी लेबोरेटरी में तुम्हारे और तुम्हारे कुछ रद्दी एक्सपेरिमेंट के पेपर्स के अलावा है ही क्या? अरे तुम एक अच्छा असिस्टेंट जुटाने में भी कामयाबी नहीं पा सके, तुम क्या ये प्रोजेक्ट पूरा करोगे? इसके बाद जैसे ही प्रोफेसर विल्सन फिर से लेबोरेटरी की ओर जाने की कोशिश करने लगे, दोबारा से प्रोफेसर मनोज ने उन्हें जोर से दूर धकेलते हुए कहा, मैंने असिस्टेंट को चुन लिया है। मेरी असिस्टेंट अभी यहाँ आती ही होगी, मगर मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। जैसे ही प्रोफेसर मनोज ने यह बात कही, प्रोफेसर विल्सन ने उन्हें कॉलर से पकड़ लिया और उन्हें दीवार की ओर ले जाकर अपनी शरीर की पूरी ताकत से उन्हें दीवार की अगेंस्ट दबा दिया। कॉरिडोर में एक दीवार के पीछे छुपी अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह दोनों प्रोफेसर को लड़ते हुए कैसे रोके। तभी अचानक अनिका के मोबाइल पर काउंसलर का फ़ोन आया। अनिका ने जब कॉल कनेक्ट किया तब काउंसलर ने अनिका से कहा, प्रीति, तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। प्रोफेसर मनोज ने तुम्हें अपनी असिस्टेंट बनाने का फैसला कर लिया है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो फिर उनसे जाकर उनकी लेबोरेटरी में मिलो। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका दीवार के पीछे से बाहर निकली। प्रोफेसर विल्सन ने प्रोफेसर मनोज का चेहरा दीवार की ओर मोड़ रखा था, जिसकी वजह से प्रोफेसर मनोज अनिका को देख नहीं पा रहे थे। अनिका ने अपने गले से खराश साफ करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मुझे यहाँ काउंसलर मैडम ने भेजा है। अनिका की आवाज़ सुनते ही प्रोफेसर मनोज ने कहा, तुम जरूर प्रीति हो, तुम इस प्रोजेक्ट पर मुझे असिस्ट करने वाली हो। जाओ अंदर लेबोरेटरी में जाओ, वहाँ कुछ इन्वेस्टर्स बैठे हैं, उन्हें कुछ देर के लिए रोक के रखो, मैं अभी इसे निपटा कर आता हूँ।
जल्दी जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोफेसर मनोज की बात सुनते ही विल्सन ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? एक छोटी सी बच्ची को तुम इन्वेस्टर्स के सामने क्यों भेज रहे हो? ये बच्ची अभी फर्स्ट ईयर की बच्ची है। इसे क्या पता कि इन्वेस्टर्स के साथ क्या बात करनी चाहिए, और इसे तो ये भी नहीं पता कि तुम कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम्हारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या हैं। इस तरह तुम स्टूडेंट्स को इन्वेस्टर्स के सामने नहीं भेज सकते। इतनी रेपुटेड यूनिवर्सिटी में मैं तुम्हें इस तरह का गोरख धंधा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें इस तरह से चीटिंग नहीं करने दूंगा। प्रोफेसर विल्सन ने मनोज का सिर दीवार से लगाकर रखा था। प्रोफेसर मनोज ने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी वो मुड़कर प्रीति का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। इसीलिए वहीं से प्रोफेसर मनोज ने अनिका, जिन्हें वो प्रीति समझ रहे थे, उसे आवाज लगाते हुए कहा, तुम इसकी बात मत सुनो, अंदर जाओ और मेज पर पड़ी फाइल को पढ़ लो। तुम्हें प्रोजेक्ट डिटेल्स अपने आप पता चल जाएगी। कुछ देर के लिए अपने साथ बातें करो, मैं इसे सबक सिखाकर अभी आता हूँ। और विल्सन, ये बात मत भूलो कि 20 साल पहले भी मैं तुमसे बेहतर था और आज भी तुमसे बेहतर हूँ। अगर तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो तो प्रोजेक्ट में मुझसे हाथ मिलाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि किसका हाथ ज्यादा भारी है। मनोज अच्छी तरह से जानते थे कि जवानी के दिनों से प्रोफेसर विल्सन उनसे ज्यादा जलते थे। हालांकि लोगों के सामने प्रोफेसर विल्सन हमेशा से ही मनोज के सबसे अच्छे दोस्त बनकर नजर आते थे, मगर मन ही मन उन्हें मनोज की कामयाबी से काफी जलन होती थी। वैसे तो यह बात प्रोफेसर मनोज उन्हीं दिनों में अच्छी तरह से जानते थे, मगर उन्हें लगा कि वक्त रहते और उम्र गुजरते हुए विल्सन के स्वभाव में सुधार आ जाएगा। मगर आज उन्हें पता लग चुका था कि प्रोफेसर विल्सन कभी सुधरने वाले नहीं थे। प्रोफेसर मनोज की ये बातें सुनते ही प्रोफेसर विल्सन ने कहा, 20 साल पहले की बातों को भूल जाओ। 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो किसी को याद नहीं है। अब तुम 20 साल बाद एक फेलियर बनकर यूनिवर्सिटी में आए हो। अरे यहाँ का कोई जूनियर प्रोफेसर भी तुमसे ज्यादा प्रेस्टीज रखता है मार्केट में। तुम्हें सिर्फ दया दिखाकर फिर से नौकरी पर रखा गया है। तुम इसे अपनी खुशकिस्मती समझो और चुपचाप वही करते रहो जो तुमसे कहा जाए। अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जहां पर तुमने अपना दिमाग लगाया था उस बिजनेस का तो तुम पूरी तरह से चौपट कर चुके हो, और ये बात सब जानते हैं। प्रोफेसर मनोज ने इस बार अपनी आवाज थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, विल्सन, हमारी पुरानी दोस्ती को भी तुम भूल गए हो। देखो, मेरे पास ये आखिरी मौका है किसी इन्वेस्टर को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करने का। मुझसे ये मौका मत छीनो। यह मौका मेरे हाथ से चला गया तो पता नहीं अगला इन्वेस्टर मुझे कब मिलेगा। ये मत भूलो कि जवानी के दिनों में मैंने भी तुम्हें बहुत मदद की थी। इस बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर विल्सन ने कहा, जो बीत गई वो बातें गई। मुझे भी अच्छी तरह से याद है तुमने मेरी बहुत मदद की थी, और आज मैं उन एहसानों का बदला ही चुकाने आया हूँ। मैं दरअसल ये इन्वेस्टमेंट रोककर एंटिटी की मदद नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हारी ही मदद कर रहा हूँ। जरा सोचो, अभी तुमने इस यूनिवर्सिटी में कदम ही रखा है, बिना सोचे समझे इस प्रोजेक्ट में अगर तुमने इन्वेस्ट किया और प्रोजेक्ट में कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम्हारा क्या होगा? अरे कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद तुम्हारे प्रोजेक्ट पर और कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। पहले ही प्रोजेक्ट के फ्लॉप होने के बाद तुम्हारा नाम मार्केट में बुरी तरह से उछलेगा। अरे तुम्हारे साथ साथ यूनिवर्सिटी का भी नाम खराब होगा। ये एंटिटी वाले लोग स्टाफ यूनिवर्सिटी पर भरोसा करना बंद कर देंगे। मैं तुम्हें यह इन्वेस्टमेंट करने से रोककर तुम्हारा ही नाम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मेरे पास कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स मैं तुम्हें दे देता हूँ। मेरे पास इन्वेस्टर्स भी रेडी हैं, तो उन प्रोजेक्ट पर काम करो। धीरे धीरे अपना नाम बनाओ मार्केट में, और उसके बाद बड़े इन्वेस्टर को अपने प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच करो। और ये नई स्टूडेंट प्रीति, इसे भी अपना असिस्टेंट रखने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद प्रोफेसर विल्सन ने प्रीति को देखकर कहा, मिस प्रीति, आज से तुम मुझे असिस्ट करोगी। प्रोफेसर विल्सन की बात सुनते ही प्रोफेसर मनोज ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, कितने बड़े गिरगिट हो तुम, मिनट मिनट में रंग बदलते हो। अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रहे थे कि इंडिया से आई हुई लड़की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लड़की है, जिसे हमारी यूनिवर्सिटी के तौर तरीकों के बारे में क्या पता होगा। और अब जब वो लड़की मेरी मदद करने आई है ये प्रोजेक्ट को बचाने के लिए, तो तुम उसे अपनाने के लिए तैयार हो। प्रोफेसर विल्सन अच्छी तरह से जानते थे कि अब तक काउंसलर ने प्रोफेसर मनोज को ये बताया नहीं था कि अनिका, जिसे वो लोग प्रीति समझ रहे थे, वो एग्जाम में टॉप कर चुकी है। इसी बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने अपना हाथ ऊपर रखकर प्रीति की ओर देखकर कहा, देखो, इस तरह से किसी भी इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंटेशन देकर तुम अपना नाम खराब मत करो। भविष्य में तुम्हें भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में नौकरी करनी है। अगर आज इनके नज़रों में तुम गिर गई तो फिर याद रखना कि तुम्हारे लिए कैरियर में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
लैब के अंदर बैठे लोग बार बार अपनी घड़ी में वक्त देख रहे थे। उन्हें अब धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि प्रोफेसर मनोज ने उन्हें इस तरह से यहाँ बुलाकर उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की थी। एनटीटी काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी थी और ओजस के साथ आए उसकी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर भी काफ़ी रेपुटेशन रखते थे। मगर इतने बड़े इन्वेस्टर्स को लेबोरेटरी में बुलाने के बावजूद प्रोफेसर मनोज उन्हें अकेला छोड़कर काफ़ी देर से लेबोरेटरी से बाहर चले गए थे। इंडियन कनेक्शन होने की वजह से ओजस बड़ी ही पेशेंटली प्रोफेसर मनोज के वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। जब ओजस की कंपनी में काम करने वाले फाइनेंशियल एडवाइजर ने देखा कि उनका बॉस काफ़ी देर से चुपचाप अपनी चेयर पर बैठा था, तब एक सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर ने ओजस से कहा, बॉस मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। काफ़ी देर वेट कर लिया हमने प्रोफेसर मनोज का, और फिर प्रोफेसर मनोज की हरकतों को देखकर मुझे नहीं लगता कि हमें उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है तो फिर अब यहाँ पर वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस फाइनेंशियल एडवाइजर की बात पूरी होते ही उनके बगल में बैठे एक और एडवाइजर ने ओजस की ओर देखकर कहा, सर मुझे अभी अभी प्रोफेसर विल्सन ने एक मैसेज भेजा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि हमें इस इन्वेस्टमेंट में आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। सर, इस प्रोफेसर विल्सन के साथ हमारे काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं, वो हमें कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये प्रोफेसर मनोज 20 साल पहले स्टाफ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। पिछले 20 सालों से वो अपना बिजनेस करने इंडिया चले गए थे, मगर वहाँ बिजनेस में नाकामयाबी मिलने के बाद वो वापस स्टाफ यूनिवर्सिटी में अपनी पुरानी नौकरी पर लौट गए थे। सर, इनका जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में अभी यूनिवर्सिटी में भी किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर बच्चों ने भी इनके किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर दिया है। इसके साथ जो इनकी असिस्टेंट बनकर एक लड़की जुड़ी है, वो भी एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से कुछ महीनों के लिए स्टाफ यूनिवर्सिटी में आई लड़की है। अब उस लड़की को कोई और रेगुलर प्रोफेसर तो अपने प्रोजेक्ट में असिस्टेंट बनाएगा नहीं, इसीलिए कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उस लड़की ने शायद प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है, और इन दोनों के अलावा इस प्रोजेक्ट में और कोई शामिल नहीं है। सर, 2-2 महीने एक्सपीरियंस लोगों के भरोसे हमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे ओजस को भी लगने लगा था कि उसके साथियों की बात बिल्कुल सही थी। प्रोफेसर मनोज सचमुच काफ़ी गैर जिम्मेदार प्रोफेसर थे। ओजस और उनके साथियों की काफ़ी देर तक लेबोरेटरी में बैठाने के बावजूद वो वापस नहीं लौटे थे। उनका बिहेवियर बिल्कुल अनप्रोफेशनल था। भले ही प्रोफेसर के साथ इंडियन कनेक्शन होने के नाते ओजस को उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना था, मगर इस तरह से वो अपना और अपने साथियों का वक्त भी बर्बाद नहीं कर सकते थे। ओजस अपने साथियों के साथ अपनी जगह से खड़े होकर लेबोरेटरी के एग्जिट की ओर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक लेबोरेटरी का दरवाजा खुला। एक लंबी सी खूबसूरत इंडियन लड़की उनके आंखों के सामने खड़ी थी। उस लड़की का चेहरा देखकर उनकी भी आंखें बड़ी हो गई। ओजस उस चेहरे को अच्छी तरह से जानता था। अपने सामने ओजस को देखकर अनिका ने उसे अपनी आंखों के इशारे से कुछ कहने की कोशिश की। ओजस हालांकि अनिका का इशारा समझ नहीं पाया और हैरान होकर अनिका को ही देखता रहा। रेखा मौसी ने एनटीटी कंपनी ज़्यादातर ओजस ही संभालता था। ओजस शादीशुदा नहीं था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए रेखा मौसी ने फैसला कर लिया था कि ओजस के रिटायरमेंट के बाद कंपनी रिया के नाम कर दी जाएगी। ओजस भी इस बात से बिल्कुल सहमत था। ओजस भी रिया से काफ़ी क्लोज था। अनिका जब लंदन आती थी तब ओजस ही अनिका के रहने खाने पीने का इंतजाम करता था, मगर इस बार अनिका ने लंदन आने से पहले ओजस को बताया भी नहीं था। ये बात सोच सोचकर ओजस हैरान हो रहा था। ओजस की समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका आखिर यहाँ कर क्या रही थी। तभी ओजस के पीछे खड़े एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने अनिका को देखते हुए कहा कि आप शायद मिस प्रीति हैं, जिसके बारे में प्रोफेसर मनोज अभी अभी बात कर रहे थे। उस फाइनेंशियल एडवाइजर की ओर देखकर अनिका ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ। अनिका का जवाब सुनते ही वो फाइनेंशियल एडवाइजर ने कहा, सॉरी मिस, आप बहुत लेट हो चुकी हैं। हम लोगों ने काफ़ी देर तक इंतजार किया मिस्टर मनोज का, मगर हमें लग रहा है वो कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं। हमें आगे भी काफ़ी सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है, हमें जाना होगा। अनिका ने जाते हुए लोगों का रास्ता रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, एक मिनट आप लोग कुछ देर रुकिए, मेरी बात सुनिए। अनिका को आगे बोलने से रोकते हुए एक फाइनेंशियल एडवाइजर ने कहा, देखिए मिस, अभी आप काफ़ी यंग लग रही हैं। मेरे ख्याल से आपको देखकर मुझे लग रहा है कि आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में होंगी। इतने बड़े प्रोजेक्ट में काम करने के लिए अभी आपकी ना तो उम्र है और ना ही आपके पास कोई एक्सपीरियंस। और प्रोफेसर मनोज की हरकतों को देखकर भी हमें लगता है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभालने के काबिल नहीं है, इसीलिए विल टेक योर लीव। इससे पहले कि अनिका उन्हें रोक पाती, अचानक ही अनिका के कानों पर एक सुनी सुनाई आवाज़ पड़ी, एक मिनट रुक जाइए।
अगर प्रीति जी कुछ कहना चाहती हैं तो मुझे लगता है हमें उनकी बात सुन लेनी चाहिए। तभी सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर के ठीक पीछे खड़े सुकेश पर अनिका की नजर पड़ी। सुकेश को देखते ही अनिका ने अपना एक हाथ अपने माथे पर रख लिया। अनिका को एक साथ कई जाने पहचाने चेहरों के सामने अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी, ये बात अनिका को मन ही मन परेशान कर रही थी। अनिका को लेबोरेटरी में देखकर सुकेश भी काफी हैरान था, मगर सुकेश किसी न किसी तरह उस प्रीति की मदद करना चाहता था जिसने रीना की मदद की थी। रीना ने सुकेश से कहा था कि प्रीति अपने 3 बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहती है और इसीलिए शायद दिन रात एक करके उनके बेहतर भविष्य के लिए वो कॉलेज में पढ़ाई भी करती है और फिर कुछ पार्ट टाइम जॉब भी करती है। सुकेश उस प्रीति की मदद करना चाहता था। अगर उसकी कंपनी प्रीति के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करती है तो हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ आर्थिक सहायता प्रीति को भी मिल जाती। वहाँ अनिका ये सोचकर परेशान हो रही थी कि सुकेश को प्रमोट करके अनिका ने खुद के लिए ही शायद मुसीबत मोल ले ली थी। ऐसा नहीं था कि अनिका को अपने किए का कोई पछतावा था, मगर वो जानती थी कि अनिका की ही वजह से सुकेश को प्रमोट करके फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया गया था और आज सुकेश के सामने अनिका एक नए रूप में खड़ी थी। वहाँ अनिका को देख रहा ओजस भी अपने शौक से बाहर नहीं आया था। बस अनिका के इशारे से वो इतना समझ गया था कि उसे अनिका की रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी थी। जब सुकेश ने ये कहा कि सबको मिलकर प्रीति के बात सुन लेनी चाहिए तो एक सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर ने सुकेश को डांट लगाते हुए कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? हम आज तुम्हें सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि तुम ये देख सको कि किस तरह से प्रोजेक्ट को गौर से पढ़ने के बाद इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए। अभी प्रमोशन मिले 1 दिन नहीं हुआ कि तुम अपने सीनियर को सिखाने लगे उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सुकेश अच्छी तरह से जानता था कि उसके साथ आए ऑफिसर्स कई सालों से एनटीटी कंपनी के लिए काम करते थे। मार्केट में उनकी काफ़ी रेपुटेशन थी और उन्होंने सुकेश की इस बात को ईगो पर ले लिया था। अभी सुकेश को जिसने डांट लगाई थी वो फाइनेंशियल एडवाइजरी कमेटी का हेड था और एनटीटी के सीईओ ओजस का राइट हैंड माना जाता था। सुकेश का अंदाजा लग चुका था कि अब आने वाले दिनों में सुकेश को इन लोगों के साथ काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, मगर सुकेश किसी भी हालत में उस लड़की की मदद करना चाहता था जिसने मुसीबत के वक्त में उसका और रीना का साथ दिया था। अपनी बात आगे रखते हुए उसने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात यह है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ और इसीलिए मुझे विश्वास है कि इस लड़की ने अगर किसी प्रोजेक्ट में हाथ डाला है तो फिर जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। मुझे भरोसा है इस लड़की पर। सुकेश के सीनियर्स के लिए अब पानी सर से ऊपर निकल चुका था। सुकेश को फिर से डांट लगाते हुए सीनियर ने कहा, अच्छा मतलब तुम अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का फ़ायदा पहुंचाने के लिए कंपनी के फंड इस्तेमाल करोगे। मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। उस फाइनेंशियल एडवाइजर ने ओजस की ओर देखते हुए कहा, मुझे तो लगता है कि ये लड़का इन लोगों के साथ मिला हुआ है। हो सकता है इस लड़के ने इन लोगों के पास से कोई रिश्वत के पैसे लिए हों। मुझे लगता है कि हमें इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। ओजस समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने एडवाइजरों की बातों का क्या जवाब दे। जिस लड़की के बारे में वो लोग बातें कर रहे थे वो एनटीटी कंपनी की होने वाली मालिक थी, एक ऐसी लड़की जिसकी बेटी फ्यूचर में एनटीटी कंपनी की सोल प्रोप्राइटर बनने वाली थी। आखिर उस लड़की को कंपनी के फंड का इस्तेमाल करने के लिए किसी मामूली एम्प्लॉय की रिश्वत देने की क्या जरूरत हो सकती थी? सुकेश अच्छी तरह से जान चुका था कि ओजस अपने सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर की बात मानकर सुकेश के खिलाफ कोई एक्शन ले सकता था। इसीलिए अपनी बात को सही साबित करने के लिए सुकेश ने अपने एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा, सर मैं सचमुच कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने वो फाइल पढ़ी है जो प्रोफेसर मनोज यहाँ छोड़कर गए थे। भले ही उनकी प्रेजेंटेशन का तरीका बेहद आउटडेटेड था, मगर उनका प्रोजेक्ट मैंने पढ़ा है। उनका प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म में हमें प्रॉफिट नहीं देगा, ये बात तो मैं भी मानता हूँ, मगर लॉन्ग टर्म में उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से हमें प्रॉफिट जरूर हो सकता है। मैंने उनकी पूरी फाइल गौर से पढ़ी है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से हमारी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होगा। सुकेश की बात को बीच में काटते हुए एक सीनियर ऑफिसर ने कहा, अरे नुकसान की या फायदे की नहीं पड़ी है, हमें हमारी कंपनी के रेपुटेशन की पड़ी है। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया तो फिर हमारी कंपनी का नाम इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ जाएगा और इन लोगों को देखकर मुझे लगता नहीं है कि ये लोग इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। खामखा इन लोगों के साथ जुड़कर हमारी कंपनी का भी नाम खराब हो जाएगा। इससे पहले कि सुकेश दोबारा से अपनी अनिका की मदद करने की कोशिश करता, उस सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर ने सुकेश को चुप कराते हुए कहा, अब बिल्कुल चुप हो जाओ। यहाँ पर तुमसे काफ़ी सीनियर लोग खड़े हैं, उनका सम्मान करना सीखो। सुकेश को डांट लगाने के बाद उस ऑफिसर ने ओजस से कहा, आई एम रियली सॉरी सर फॉर हिज बिहेवियर।
अभी अभी प्रमोशन मिला है, इसीलिए शायद प्रमोशन इसके सर चढ़कर बोल रहा है, मगर मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। ये आजकल के नौजवानों को बिजनेस करने की कोई सेंस नहीं है, ऊपर से अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बुद्धिशाली समझते हैं। अपने सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर को चुप कराते हुए ओजस ने कहा, मुझे तो लगता है कि आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं जो वो देख पा रहा है। ओजस अब तक ये जान चुका था कि अनिका की वजह से उसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना ही था। बस किसी तरह ओजस बहाना ढूंढ रहा था कि वो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी फाइनेंशियल कमेटी की किस तरह से राजी करे। अपने सामने खड़ी अनिका की ओर देखते हुए उसने पूछा, मिस आपने अपना क्या नाम बताया? अनिका बड़ी बड़ी आंखों से ओजस को घूरती रही। अनिका ने अपने दांत कचकचाते हुए ओजस की बात का जवाब देते हुए कहा, प्रीति नाम है मेरा। अनिका के रिएक्शन से ओजस समझ चुका था कि अनिका ओजस पर भड़क चुकी थी, इसीलिए अटकती हुई आवाज में ओजस ने अनिका से कहा, हाँ तो मिस प्रीति, मुझे लगता है कि सचमुच आपके प्रोजेक्ट में कुछ बात है। अपने बॉस की बात सुनकर सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। सुकेश भी अपने बॉस का रिएक्शन देखकर काफ़ी हैरान था। सुकेश ने फाइल काफ़ी बारीकी से पढ़ी थी, इसीलिए सुकेश जानता था कि प्रोफेसर मनोज का प्रोजेक्ट काफ़ी रिलायबल था, मगर वो ये देखकर हैरान था कि एनटीटी कंपनी का सीईओ ओजस, जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं था, उसने महज कुछ मिनटों तक फाइल पढ़ने के बाद भी उस प्रोजेक्ट की बारीकी समझ ली थी। सुकेश ये नहीं जानता था कि ओजस किस प्रेशर में आकर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया था, इसीलिए सुकेश अपने बॉस के टैलेंट को देखकर काफ़ी इम्प्रेस हो गया था। एक सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर ने ओजस को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, बॉस क्या आप श्योर हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अपने सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर को आंखें दिखाते हुए ओजस ने कहा, जब मैं कह रहा हूं कि हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो करना है। मैं जानता हूं कि शॉर्ट टर्म में कोई फायदा नहीं होने वाला इस प्रोजेक्ट में, मगर हमारी कंपनी का हमेशा मोटो रहा है कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, और इस प्रोजेक्ट में वो सारी खूबियां हैं जो फ्यूचर में जाकर हमें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। इनफैक्ट हमारा नाम भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर काफ़ी ऊंचा हो जाएगा। ओजस ने फिर से अनिका की ओर देखते हुए पूछा, वैसे इस प्रोजेक्ट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा? अनिका खुद भी प्रोफेसर मनोज के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानती थी। बस अनिका इतना जानती थी कि अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 20 साल स्वाति मल्होत्रा की कंपनी के लिए देने के बाद प्रोफेसर मनोज जी इतना तो डिजर्व करते थे। ओजस के सवाल पर अनिका और भी ज़्यादा गुस्से से ओजस की ओर देखने लगी। ओजस समझ गया था कि अनिका को इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए अपना सवाल सुकेश की ओर मोड़ते हुए ओजस ने सुकेश से पूछा, तो बताओ तुम्हें क्या लगता है कि हमें इस प्रोजेक्ट में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सुकेश ने कुछ कैलकुलेट करने के बाद कहा, 8। इससे पहले कि सुकेश अपनी बात पूरी करता, ओजस ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, ठीक है, तो फिर अब मैं $8 मिलियन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। आंकड़ा सुनकर आसपास खड़े सभी लोग हैरानी से ओजस को देखने लगे। ओजस ने इससे पहले कभी भी किसी छोटे मोटे प्रोजेक्ट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बॉस में इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या देख लिया था जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए थे, वो भी विदाउट एनी रिसर्च। सुकेश आंकड़ा सुनकर खुद परेशान हो गया था। सुकेश के कहने का मतलब था कि उन्हें $8,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मगर बॉस ने $8 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस करके सबकी बोलती बंद कर दी थी। ओजस ने फिर से मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखकर पूछा, अच्छा तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे ये पैसे किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं? मैं कल ही ये सारे पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। जब अनिका ने फिर से अपनी आंखें बड़ी करके ओजस की ओर देखा तो उसने अपनी बात पलटते हुए कहा, नहीं नहीं, कल क्यों, आज शाम को ही करा दूंगा। एक अंडर ग्रेजुएट लड़की की तरफ अपने बॉस का इस तरह का रवैया देखकर आसपास खड़े फाइनेंशियल एडवाइजर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आज उनके बॉस को हो क्या गया था। कुछ लोगों ने मन ही मन ये भी सोच लिया था कि शायद उस लड़की की खूबसूरती देखकर उनके बॉस का दिल कुछ पिघल गया था। ओजस के सवालों को बिल्कुल कैजुअली आंसर करते हुए अनिका ने कहा, देखिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको प्रोफेसर मनोज बता देंगे। आपको उन्हीं के अकाउंट में पैसे भिजवाने हैं, और अभी मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। ये कहने के बाद अनिका मुड़कर सीधे लेबोरेटरी से बाहर निकल गई। एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का इस तरह का एटीट्यूड देखकर ओजस के साथ आए हुए उसके कंपनी के मैनेजर हैरान रह गए। एक सीनियर मैनेजर ने अनिका के इस वार्ताव को अपने बॉस की इंसल्ट समझकर अनिका को सबक सिखाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। अनिका की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए उस मैनेजर ने कहा, अरे ओ लड़की, समझती क्या हो तुम अपने आप को? तुम सिर्फ एक अंडर ग्रेजुएट हो। इस तरह का एटीट्यूड दिखाओगी तो याद रखना कि ग्रेजुएशन के बाद
इससे पहले कि वो मैनेजर अपनी बात पूरी कर पाता, ओजस ने झटके से उस मैनेजर का हाथ नीचे कर दिया और कहा, बस करो, एक छोटी सी बच्ची को कितना सुनाओगे? अभी अभी आप ही ने कहा था ना कि वो एक अंडर ग्रेजुएट है। अब एक अंडर ग्रेजुएट लड़की को क्या पता कि बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेसमैन लोगों के साथ किस तरह से बात की जाती है। जो बात एनटीटी कंपनी का सीईओ ओजस जानता था, वह बात लेबोरेटरी में मौजूद और कोई नहीं जानता था। वह लोग जिस लड़की को इन्वेस्टमेंट देने से मना करने के बारे में सोच रहे थे, दरअसल कुछ सालों के बाद पूरी की पूरी कंपनी की प्रॉपर्टी उसी लड़की की बेटी के नाम हो जाने वाली थी। रिया की मां होने के नाते जब तक रिया कंपनी की बागडोर संभालने के लायक नहीं हो जाती, तब तक रिया के केयर टेकर होने के नाते पूरी कंपनी की मालकिन असल में खुद वही लड़की थी जो इस वक्त प्रोफेसर मनोज की असिस्टेंट बनकर लेबोरेटरी में आई थी। यह बात सिर्फ लेबोरेटरी में मौजूद ओजस जानता था, मगर वो ये बात किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। मगर वो यह जानता था कि अब उसके साथ फाइनेंशियल एडवाइजरों को जवाब देना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एनटीटी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके बॉस के दिल में इतना परिवर्तन कैसे आ गया था। हमेशा शक्ति बरतने वाले ओजस इतना नरम क्यों पड़ गए थे, यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। ओजस ये तो नहीं जानता था कि आखिर इस प्रोजेक्ट में अनिका ने क्यों अपना हाथ डाला था और अनिका बिना बताए लंदन क्यों आई थी। मगर अब तक ओजस इतना जान चुका था कि उसकी टीम में शामिल सुकेश अनिका को अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए ओजस ने इशारा करके सुकेश को अपने पास बुलाया। सुकेश ने जैसे ही देखा कि कंपनी का सीईओ उसे इस तरह से अपने पास बुला रहा था तो उसके हाथ पांव कांपने लगे। वो धीमे कदमों से अपने बॉस की ओर आगे बढ़ा। तभी ओजस ने सुकेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तो तुम इस लड़की को जानते हो? सुकेश ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं। सुकेश की बात सुनकर ओजस मन ही मन सोचने लगा कि आखिर अनिका इस तरह से छुपकर लंदन क्यों पहुंची थी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में अनिका का क्या मोटिव हो सकता था। सुकेश को इशारा करते हुए ओजस ने कहा, वैसे मुझे तुम्हारी बात बहुत पसंद आई, तुम सचमुच काफ़ी टैलेंटेड हो, दूर की नज़र रखते हो और मुझे अपने कंपनी में ऐसे ही होनहार यंग लड़कों की ज़रूरत है। वेलकम टू द फैमिली। सुकेश अपने बॉस के मुंह से अपने इस तरह की तारीफ सुनकर काफ़ी खुश हो गया। सुकेश इतना खुश हो गया था कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ने लगा था। सुकेश को इस तरह से रिएक्ट करते हुए देखकर बाकी सीनियर फाइनेंशियल एडवाइजर का चेहरा भी लाल हो चुका था, मगर उन लोगों का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। अनिका जब लेबोरेटरी से बाहर निकल रही थी तब उसने देखा कि प्रोफेसर विल्सन और मनोज अब तक झगड़ रहे थे। प्रोफेसर मनोज को अभी भी दूर से अनिका साफ साफ दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि उनके चश्मे टूट चुके थे। जब अनिका लेबोरेटरी से बाहर निकली तब दोनों के बीच जो चल रही आर्गुमेंट थी वो बंद हो गई थी और गौर से अनिका की ओर देखने लगे। दोनों प्रोफेसर अनिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। वो जानना चाहते थे कि अंदर एनटीटी के फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ उसकी मीटिंग कैसी रही। अनिका ने प्रोफेसर मनोज से अपनी दूरी बनाए रखी। प्रोफेसर मनोज भी अपनी आंखें बड़ी करके अनिका का चेहरा देखने की कोशिश करते रहे, मगर अनिका का चेहरा उन्हें धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। इससे पहले कि वह अनिका के नज़दीक जाकर अनिका का चेहरा देखने की कोशिश करते, अनिका ने प्रोफेसर मनोज से कहा, प्रोफेसर मीटिंग पूरी हो चुकी है, एनटीटी कंपनी वाले हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। अनिका की यह बात सुनते ही प्रोफेसर मनोज के चेहरे पर खुशी छा गई। वहीं प्रोफेसर विल्सन हैरान होकर अनिका को देखते रहे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने एनटीटी कंपनी के एक पुराने फाइनेंशियल एडवाइजर को मैसेज करके भी यह बताया था कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से दूर रहना चाहिए, मगर फिर भी एक अंडर ग्रेजुएट लड़की इतनी बड़ी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर की टीम के साथ मीटिंग करके इन्वेस्टमेंट लाने में कामयाब हो गई थी। यह बात उन्हें कुछ हजम नहीं हो रही थी। प्रोफेसर विल्सन को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने अनिका को पूछा, क्या तुम श्योर हो कि वो लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं? अनिका ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। प्रोफेसर विल्सन ने अनिका से अगला सवाल पूछा, कितने पैसे दे रहे हैं वो? एक बार के लिए प्रोफेसर विल्सन को ऐसा लगा इंडियन कनेक्शन होने के नाते शायद तरस खाकर एंटी कंपनी के लोगों ने $1000-2000 की मदद कर दी हो, मगर तभी अनिका ने प्रोफेसर मनोज की ओर देखते हुए पूछा, क्या $8 मिलियन सफिशिएंट है हमारे प्रोजेक्ट के लिए? $8 मिलियन का अमाउंट सुनते ही प्रोफेसर मनोज प्रोफेसर विल्सन के चेहरे का रंग उड़ गया। हालांकि दोनों के चेहरे के रंग उड़ने की वजह अलग अलग थी, मगर दोनों के चेहरे पर शोक उतना ही गहरा था। प्रोफेसर मनोज ने बिना कुछ कहे बस हाँ में अपना सर हिला दिया। फटी हुई आंखों से वो अनिका का चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे। प्रोफेसर मनोज को लग रहा था जैसे उन्होंने ये आवाज़ पहले भी कहीं सुनी थी। वो जब धीरे धीरे अनिका के पास जाकर अनिका का चेहरा देखने की कोशिश करने लगे तब अनिका अचानक ही पलटकर लॉबी से बाहर निकल गई। इससे पहले कि प्रोफेसर मनोज अनिका का पीछा करने की कोशिश करते, लेबोरेटरी का दरवाजा खुला और अंदर से ओजस ने बाहर आते हुए प्रोफेसर मनोज से कहा, प्रोफेसर, तो हमारी डील पक्की हो गई है।
आपका प्रोजेक्ट हमारा हुआ और हमारा पैसा आपका। आपके प्रोजेक्ट के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है वो हम करने के लिए तैयार हैं। बस आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर हमारे फंड मैनेजर को भिजवा देना है और सारे फंड जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए प्रोफेसर मनोज ओजस के साथ मैनेजर के साथ लेबोरेटरी के अंदर चले गए। प्रोफेसर मनोज को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं बाहर खड़े प्रोफेसर विल्सन और बाकी के फाइनेंशियल एडवाइजर को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि एंटिटी कंपनी के सीईओ ओजस ने इस तरह का कोई फैसला लिया था और कंपनी फंड से इतनी बड़ी रकम इतने गैर जिम्मेदारी लोगों को हवाले कर दी थी। ओजस ने जो रकम प्रोफेसर मनोज को ऑफर की थी उतनी रकम पिछले 20 सालों में प्रोफेसर विल्सन के सारे प्रोजेक्ट्स को मिलाकर भी नहीं मिली थी। अनिका जब अपने घर पहुंची और अपना दरवाजा खोलने के लिए चाबी बाहर निकालकर अपने दरवाजे को लॉक में डालने लगी, तब अचानक ही अनिका की नजर बगल वाले छोटे से बंगले के गेट पर पड़ी। सुकेश भी अपने बंगले के मेन गेट पर खड़ा था। सुकेश ने अनिका की ओर देखकर अपना हाथ लहराया और अनिका से कहा, मैं जानता हूँ मैंने जो आज आपके लिए किया उसके लिए आप मुझे थैंक्स कहना चाहती हैं, मगर क्या बदले में मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूँ?